अरे मी लाईव्ह आहे आता. तू किती वाजता येणार आहेस? हेलो गाइस, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? ऑडियो वीडियो सही है क्या बता दो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे आज के रिवीजन लेक्चर से, सफलता सीरीज का लेक्चर नंबर 2. आर यू ऑल रेडी? सो मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब सही है क्या. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे मैं जस्ट आपकी चैट ओपन करती हूँ, यूट्यूब ओपन करती हूँ, एंड हियर वी गो. लेट मी जस्ट ओपन. इनकम टैक्स के लिए Jan 25 का रामबाण चलेगा क्या? हाँ चलेगा. चलेगा क्या? चलेगा ना. आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अमेंडमेंट लेक्चर की प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी. आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड, मुझे ना मेरा लेक्चर दिख नहीं रहा है. एक सेकेंड रुको ज़रा, जस्ट वेट. लेट मी जस्ट ओपन योर चैट्स ऑन दिस so I can get started. Yes, so there we go. Yes, जय श्री कृष्ण बेटा. लेट्स गेट स्टार्टेड. अटेंडेंस कम नहीं होना चाहिए. जितने बच्चे देखते हैं उतने बच्चों ने देखना ही चाहिए. मुझे बता दो सब सही है क्या? ऑडियो वीडियो सब सही है क्या? यस, सबका रिवीजन होगा, सबका रिवीजन होगा. अभी शेड्यूल सिर्फ 27 मार्च तक दिया हुआ है. 26-27 मार्च तक हर चैप्टर का रिवीजन लूँगी बेटा, चिंता मत करो. अगर कुछ रह गया तो हम क्या करेंगे पता है क्या? कुछ रह गया तो हम फटाक से एक दिन मैराथन में कवर कर लेंगे. ठीक है, मॉनिटर प्रेजेंट है मैम. क्या बात है सिड, वाओ. चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू सफलता सीरीज विच इज चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स फॉर आर May 25. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय राइटिंग योर टारगेट ऑफ मार्क्स दैट यू वांट टू अचीव. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको कितने मार्क्स चाहिए? 60+, 80+? राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. कम ऑन फास्ट. 60+, 80+, फटाफट आपके मार्क्स लिखिए. और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद द चैप्टर ऑफ सैलरी. GST का भी मैं ऐसे कुछ स्टार्ट करूँगी, डोंट वरी. GST का भी मैं कुछ लेक्चर्स बोलते हैं ना मैराथन टाइप्स का लूँगी. प्लीज़ अंडरस्टैंड, मार्च का महीना चालू है, ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, प्लस मेरा नॉर्मल लेक्चर्स भी चल रहा है. तो आप आपका टारगेट लिखेंगे. फर्स्ट बिलीव इट एंड देन यू कैन अचीव इट. मैं एक इंटरव्यू भी लेके आऊँगी विद अ स्टूडेंट हु गॉट 76 मार्क्स इन टैक्सेशन. एंड बेटा वो कम मार्क्स नहीं है, इवन AIR 1 के आई थिंक 80 मार्क्स होंगे. अगर कोई चेक कर लेगा तो बता देना मुझे. आई थिंक AIR 1 को भी टैक्सेशन में 80 मिले थे. तो आई हैव मेनी स्टूडेंट्स हु आर अबाउट 70-75. तो एक स्टूडेंट है 76 वाला, उसके साथ मैं एक इंटरव्यू शेड्यूल करने वाली हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको कर दूं शेड्यूल. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा. लेक्चर बहुत मज़ेदार होगा. जो भी सीखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. कोई टेंशन हम नहीं लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कम ऑन. सो विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है. एक आध दिन आपकी पढ़ाई कम होती है, किसी दिन आपकी पढ़ाई ज़्यादा होती है, विच इज़ ओके. ये देखना कि आप वीक में टारगेट जो है वो अचीव कर देते हो. सो वीकली टारगेट आप अचीव कर देते हो. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो अब स्टार्ट करते हैं सैलरी से. सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम व्यू पॉइंट से. PGBP इंपॉर्टेंट है, वो तो हमने PGBP मेरी जो प्रैक्टिस बैच है उसमें तो लाइव लेक्चर ले ही लिए, बट फिर भी मेरे शेड्यूल के हिसाब से जो PGBP के लाइव लेक्चर्स मैंने प्रैक्टिस बैच के लिए जो SPC चैनल पे थे वही हम लोग यहाँ पे मेरे चैनल पे डालेंगे. तो किसी ने नहीं देखा होगा तो आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, और जिसने देख लिया फिर आपको वो 2 या 3 दिन में PGBP का रिविजन खत्म करना है. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. कोई भी क्वेरीज होगी तो क्लास के एंड में करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा जी. स्टार्ट करते हैं. कर ले स्टार्ट. यस, सो हियर वी गो. लेट्स स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है, एक सेकेंड ना
बेटा मैंने मई 25 में आपको रेगुलर सैलरी के नोट्स दिए थे क्या? कैपिटल गेन्स भी लूँगी यार, नोटिंग्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। 9:30 बजे तक नॉन स्टॉप करेंगे, इफेक्टिव क्लास करेंगे, कम ऑन फास्ट। भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं सैलरी। अब सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? देयर हैज़ टू बी रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट हैव अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पेयर एंड द पेई। तो ये रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द पेयर एंड द पेई। सही बोला कि नहीं? हाँ सही बोला। अब इसमें आपको ये समझना है, दैट इज़ वाई जो पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर सैलरी नेवर कम्स अंडर सैलरी। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नेसेसरी फॉर द चैप्टर ऑफ सैलरी, दैट इज वाई पार्टनर सैलरी गेट्स टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। एंड वन मोर रीजन हियर इज देर इज नो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रीजन, यहाँ पे देर इज नो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। हाँ, आपके जो भी डाउट्स है प्लीज़ वेट आफ्टर द क्लास, मैं सॉल्व करूँगी। और एक दिन लगा तो मैं आपका कोई मुझे एक दिन लगा तो मैं आपका कोई क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ रिवीजन या डाउट सेशन भी लूँगी, डोंट वरी। एक आध दिन थोड़ा मेरा मार्च होने दो, जस्ट माई सन्स बोर्ड गॉट एग्जाम्स गॉट ओवर, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो अभी धीरे धीरे सब स्ट्रीमलाइन हो रही है। माई मदर इन लॉ वॉज हॉस्पिटलाइज, सब ओके होने दो। एक आध दिन छोटे छोटे चैप्टर्स है तो 4-5 दिन 4-5 घंटे शाम ऐसे रात को बैठ के कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। वॉल्यूम सही है मेरे यहाँ से, वॉल्यूम हाईएस्ट है। अरे हाँ ना, मैं स्टाफ को बोलती हूँ, वो आई थिंक लेक्चर उन्होंने स्ट्रीम किया है तो एड्स आ रहे हैं बीच में। आई नो विल स्टॉप इट इन द नेक्स्ट लेक्चर में करती हूँ, ठीक है। पार्टनर सैलरी कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। रीज़न नो रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ कितने पेजेस छोड़ने हैं iOS के लिए? जो प्रैक्टिस बैच वाले बच्चे 4 पेजेस छोड़ दो, 4 से 5 पेजेस, लीव 4 to 5 पेजेस एंड देन लेट्स डू इट, ठीक है। चला लवकर करते, 1 सेकंड, आई जस्ट नीड अ पिलो बिहाइंड। चलो स्टार्ट करते। अब देखो रिलेशन, रीजन नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो पार्टनर सैलरी के लिए नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एंड दैट इज वाई जो भी पार्टनर को सैलरी मिलती है वो पीजीबीपी में जाएगा। रीजन नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, देयरफॉर नॉट अंडर सैलरी, देयरफॉर इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, वेरी वेरी क्लियर। सैलरी में मेरा ऐसा मानना है, आई हैव अ फीलिंग, आई फील दैट सैलरी में आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्प्यूट सैलरी, मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक कॉम्प्यूट सैलरी आइदर अंडर 115 बैक, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस है। और यू कैन ऑल्सो गेट अ क्वेश्चन कॉम्प्यूट सैलरी। सो बेटा जो बैक है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इसके लिए नहीं होता। जो बैक है ना वो सिर्फ हमारे टैक्स कैलकुलेशन के लिए नहीं होता। बैक इज़ ऑल्सो देयर फॉर आर, हम क्या बोलते हैं, बैक इज़ ऑल्सो देयर फॉर आर, हाँ, so you can also get compute salary out of 115 back। तो ऐसे आपको सवाल आ सकते हैं, बराबर है क्या? डोंट वरी, जो भी आपके डाउट्स है मैं एंड में आपके क्वेरीज लेती हूँ, सो प्लीज़ आप ज़रा चिल पिल कर लो ज़रा, ओके। अब इसके आगे फटाफट फटाफट कंप्लीट करते, ठीक है। नॉइस को क्या हो गया? मेरे यहाँ नहीं है नॉइस, तुम क्या बोलते हो मुझे ऐसे? डोंट वरी, जो भी आपके डाउट्स है मैं एंड में, हाँ क्लियर है, मेरे यहाँ नहीं है बाबा नॉइस। चलो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करो। हाँ, अब देखो, सो पार्टनर सैलरी, वैसे ही थर्ड पॉइंट है एमपी सैलरी, ओके। एमपी की जो सैलरी है, एमपी की जो सैलरी है दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल अंडर iOS, इट इज़ टैक्सेबल अंडर iOS, सो इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल अंडर iOS, ओके, यस। अब सैलरी में आपको ये समझना है बेसिस ऑफ चार्ज क्या है। सैलरी के जो सेक्शंस होते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 15
एंड इट गोज़ अप टू सेक्शन 17। प्लीज़ याद रखो कि ये मेरा कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूँ। दिस इज़ नॉट अ रेगुलर बैच लेक्चर बट दिस इज़ अ रिविजन लेक्चर। एक आध दो चीज़ें हैं आपको अभी नोटिंग करना है कि ये हमें पढ़ के लेना होगा, ठीक है ना, डिटेल में। अब इसके बेसिस ऑफ चार्ज क्या होती है? इसकी बेसिस ऑफ चार्ज क्या होती है? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। तो इसका बेसिस ऑफ चार्ज होता है ड्यू और रिसीट whichever is earlier, so due basis या receipt basis whichever is earlier, that is why इसके केस में हम क्या करते हैं, एडवांस सैलरी जो होती है, एडवांस सैलरी गेट्स टैक्सेबल, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल बिकॉज ये रिसीव हो गई, चाहे ये ड्यू ना हो तो इसलिए ये टैक्सेबल हो जाती है, करेक्ट। सो यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ असेसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ असेसी या जो टैक्स पेयर का मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप इधर आपका रामबाण सामने रखिए और बिल्कुल करिए। कितने बच्चे फेस टू फेस वाले अटेंड कर रहे हैं? अटेंडेंस लगाओ, अटेंडेंस लगाओ। फेस टू फेस वाले, लाइव स्ट्रीमिंग वाले, जीडी वाले, चलो चलो जल्दी अपना अटेंडेंस लगाओ। मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द टैक्स पेयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, करेक्ट? यस मैम। अब ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप पार्ट टाइम सैलरी भी हो सकती है, फुल टाइम भी सैलरी हो सकती है, एवरीथिंग कम्स अंडर सैलरी, डजंट मैटर। अगर आप सैलरी सरेंडर करते हो, कुछ लोग होते हैं सरेंडर ऑफ सैलरी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, सरेंडर ऑफ सैलरी करते हो अंडर एन एक्ट, अंडर एन एक्ट, अंडर एन एक्ट, गुड, under an act, then this is not taxable. So surrender of salary जो होती है किसी एक्ट के अंदर है, सेंट्रल सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट है, then it is not taxable. but क्या बोलते हैं अपन, तो जो सरेंडर ऑफ सैलरी है इट इज़ नॉट टैक्सेबल, बट फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल। फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। नॉन स्टूडेंट्स कितने हैं? नॉन स्टूडेंट्स कितने जो लेक्चर देख रहे हैं? ओके, तो सरेंडर ऑफ सैलरी एक एक्ट होता है अंडर सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट, उसके अंडर अगर ये होता है तो ये टैक्सेबल होता है। अदरवाइज ओ माय गॉड, ये ऐड कितनी बार आने वाला है। बट फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज नॉट इज टैक्सेबल। फोरगोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, चमेली अगर अपने 2 दिन की सैलरी डोनेशन में देना चाहती है, फोरगो करती है, इन्फोसिस को बोलती है मत दो मुझे सैलरी, और ये जो सैलरी है आप इसको डोनेशन के लिए ले लो, तो ये जो सैलरी है ये हो जाती है, ये जो सैलरी है ये हो जाती है टैक्सेबल। ओके, यस, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट ठीक है। एडवांस, अब सैलरी में क्या क्या होता है आगे। अब सैलरी हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स, सो देर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, देर आर वेरियस components of salary, there are various components of salary, अलग अलग components होते हैं सैलरी के, राइट। सो देर आर वेरियस components of salary। अच्छा, ये जो कभी आपका मिस हो जाए, आप यहाँ पे लेक्चर देख सकते हो। सेम जो लेक्चर्स है सफलता सीरीज़ अगले दिन एसपीसी चैनल पे भी अपलोड होती जाएगी, ठीक है। अब देख लो कि देर आर वेरियस components of salary, ओके। सो इट कंसिस्ट ऑफ सैलरी, it consists of allowances and then you have perquisites। फटाफट करते हैं। अब ये जो सैलरी होती है ये एंड में मैं कराती हूँ आपको। ये वाला जो सैलरी का पार्ट होता है, सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, करेक्ट। अब है ना, इसमें तो बहुत इजी है, आपको कौन से सवाल आने वाले ये तो बहुत 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 ईजी होता है बेटा, क्योंकि ना आईसीआई के फेवरेट एडजस्टमेंट्स है, बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सैलरी वाला पार्ट हम लास्ट में करेंगे, शायद ये कल हो जाएगा। तो ये सैलरी वाले पार्ट में आते हैं, जैसे कि ना आपकी बेसिक सैलरी मान लो, सो योर बेसिक सैलरी कम्स ओवर हियर। आपके जो कमीशन है, एनीथिंग दैट यू गेट फ्रॉम एम्प्लॉयर इज गोइंग टू कम अंडर सैलरी। तो ये परक्विजिट्स हो सकते हैं, काइंड में आ सकता है, कैश में आ सकता है। तो यहाँ बेसिक सैलरी है, कमीशन है, यू हैव वेजेस है, आपके यहाँ पे इवन क्या आ सकते हैं, प्लस यहाँ पे आपका बोनस आ सकता है, फिर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स आएंगे, तो यहाँ पे आपका बोनस आएगा, फिर यहाँ पे आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं। तो ये जो है ये सब कहाँ जाते हैं बेटा, आपकी अटेंडेंस अगर रोज़ कम होती गई ना तो देखना, फिर अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। कल 200 से ज़्यादा बच्चे थे, आज देखो कम हो गए बच्चे। फिर मुझे भी ये नहीं रहता, क्या बोलता है,
आई ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन, आई ऑल्सो नीड यू गाइज टू बी हियर। हाँ, आप बाद में देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप भी कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगी, बराबर है। चलो बहुत टाइम है हमारे पास, हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं बेटा टारगेट, लेट्स डू इट। सो बेसिक सैलरी, कमीशन, वेजेस, बोनस, प्लस यहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है, प्लस यहाँ पे आते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ऑफकोर्स इस रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्रेच्युटी, फिर हमें पढ़ना है सरेंडर एंड फोरगोइंग बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम, येस बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम बेटा, बट स्टिल टैक्स ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। सरेंडर एक बाकायदा एक एक्ट के अंडर होता है और सरेंडर ऑफ सैलरी एक एक्ट के अंडर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है एक, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जनरली ऐसा करते हैं। एंड फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज जस्ट 2 दिन की सैलरी आपने फोगो कर दी किसी अच्छे काम के लिए, डोनेशन के लिए वगैरह वगैरह दे दी। ओके है क्या? अब देखो ग्रेच्युटी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लीव सैलरी पढ़ने वाले हैं, और रिवीजन लेक्चर से आपको एक पुश मिल जाता है। तो आपको मैंने टाइम टेबल बना के दिया है, बिल्कुल वैसे प्लान करना है। दिन भर आपका जो प्लान है वैसे करो, मेरे लेक्चर के बाद तुरंत आप वो टॉपिक्स रिवाइज कर दो। एंड यहाँ आता है पेंशन, बिल्कुल सही। अब हमें क्या देखना है, अब मैं आज जो करूँगी वो पार्ट अलाउंसेस के करूँगी। तो अलाउंसेस में देयर आर 4 अलाउंसेस। तो अलाउंसेस में पहले क्या है आपको याद रखना है, 4, HRA, एंटरटेनमेंट, DA एंड 2 कैटेगरीज, करेक्ट। सो फर्स्ट रिमेंबर कि 4 अलाउंसेस आपको याद रखने। अब इसमें 4 अलाउंसेस कौन से याद रखने आपको? अब ये जो 4 अलाउंसेस आपको याद रखने, देखो इसके अंडर आपको देखना है क्या ये अलाउंस HRA है, HRA होता है, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, तो ये एक है, फिर आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस ना, फिर आता है HRA, एंटरटेनमेंट, और क्या बोला मैंने, हम कौन से 4 लेते हैं, HRA है क्या, एंटरटेनमेंट है क्या, और 2 कैटेगरीज है क्या? हाँ, DA नहीं, फिर 3 ही लेते हैं क्या हम लोग? व्हाट डू आई से दैट, इज इट HRA, इज इट एंटरटेनमेंट, इज इट व्हाट डू आई से देन? येस, और देन 2 कैटेगरीज, तो दैट्स इट। तो 4 नहीं तो 3 ही आएंगे फिर, बराबर है। देन 2 कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेज, और उसके बाद मैं डिवाइड करती हूँ इंटू 2 कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेस। तो ये तीसरे नंबर पे आता है। तो अगर आपके अलाउंसेस जो है ये 3 ही प्रकार के होंगे, तो पहले हमारे अलाउंसेस कितने प्रकार के होंगे? ये 3। सो यू हैव 3 अलाउंसेस मेजर, HRA, एंटरटेनमेंट, 2 कैटेगरीज। एंड इसके बाद जो भी आएगा ये 2 कैटेगरीज में है। अभी 2 कैटेगरीज में क्या, ये मैं पढ़ाती हूँ। इन 2 कैटेगरीज में अभी ये आता है, बराबर। अब देखो उसके बाद जो बचे हुए अलाउंसेस है, ऑल रिमेनिंग अलाउंसेस, all remaining allowances are fully taxable. All remaining allowances are, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, देखो हो भी जाएगा, हम रिवाइज कर देंगे फटाफट फटाफट। तो आपको याद रखना है HRA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, 2 कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस। मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, तो सो फोर्थ में ऑल विल बिकम फुली टैक्सेबल। क्या बात है, अटेंडेंस बढ़ गया, क्या बात है, क्या बात है। All remaining allowances are fully taxable, are fully taxable। आपको मेरे साथ नहीं लिखना है तो मत लिखो, आपको रामबाण ओपन करके पढ़ते जाना है तो चलेगा, ठीक है। यस, अब ये जो 2 कैटेगरी के अलाउंसेस है, तो ये हो गया चौथा। तो ऐसे आपको अलाउंसेस करना है। ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसे भी अलाउंसेस है, सम अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जम्प्ट, बराबर है क्या? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सम अलाउंसेस, क्या इसको हो जाता है क्या पता, हाँ आपको ये याद रखना है कि कुछ अलाउंसेस है 5th में, सम अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जम्प्ट, आर फुल्ली एग्जम्प्ट। तो कुछ अलाउंसेस है वो क्या है, वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, बराबर है। कुछ अलाउंसेस है वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। हाँ, जो भी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, नहीं है, जो भी है, आप बिल्कुल जो बुक से आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैम ये 2 कैटेगरीज में क्या है, 2 कैटेगरीज का मतलब क्या है? 2 कैटेगरीज के अलाउंसेस का मतलब ये होता है 1, जहाँ पे जो एग्जम्पशन है, आपका जो एग्जम्पशन है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। एंड यहाँ पे जो आपका एग्जम्पशन है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। सो एग्जम्पशन not dependent on expenditure, so not dependent on expenditure। एंड जो बचा हुआ कैटेगरी है, आपको लास्ट में जो पढ़ना है perquisites। तो perquisites में भी देर आर
3 कैटेगरीज, वन परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल। तो ये आपका पूरे चैप्टर की समरी होगी। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप आपके हिसाब से देखो कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, मार्क करो, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सो परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। देन सेकेंड कैटेगरी में आता है परक्विजिट्स taxable only in the hands of specified employees. एंड थर्ड आता है एग्जम्प्ट परक्विजिट्स। थर्ड कौन सी कैटेगरी आती है, एग्जम्प्ट परक्विजिट्स। तो थर्ड जो कैटेगरी आती है वो होती है एग्जम्प्ट परक्विजिट्स की। इज दैट ओके विथ एवरीबडी? थर्ड कैटेगरी आती है बेटा विच इज़ व्हाट, एग्जम्प्ट परक्विजिट्स। तो इस तरीके से हमको चैप्टर अभी पढ़ना है। आज हम कोशिश करेंगे कि अलाउंसेस और परक्विजिट्स में से कुछ पार्ट हम करके लें, बराबर है। तो आज हम कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है इस प्रकार में डिवाइड होता है। अब जब एग्जम्पशन खर्चे पे डिपेंडेंट होता है, ये एक कैटेगरी है, और दूसरा कैटेगरी एग्जम्पशन खर्चे पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर ये किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, खर्चा कितना क्या डिपेंड नहीं है, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, तो ये अमाउंट स्पेसिफाइड है। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड। तो बेटा इट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड, करेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अमाउंट स्पेसिफाइड। तो ये आपके पूरे चैप्टर की समरी हो गई। फिर आखिरी में हम बोल सकते हैं लास्ट में कुछ पार्ट्स है, आखिरी में बोल सकते हैं आखिरी के कुछ पार्ट्स है। तो अब मैं कौन सी कैटेगरी से स्टार्ट करती हूँ, अलाउंसेस। तो ये जो एक समझना, अलाउंस और परक्विजिट में फ़र्क होता है। अलाउंस और परक्विजिट का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है, कंफ्यूज होने का नहीं। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे जनरली सैलरी के चैप्टर में करते हैं, टू गेट कंफ्यूज बिटवीन एन अलाउंस एंड अ परक्विजिट। सो यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन अलाउंस एंड अ परक्विजिट, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। तो समझ के लेना, जनरली अलाउंस शब्द के आगे अलाउंस ये शब्द यूज़ किया जाता है। अलाउंस शब्द होता ही है एजुकेशन अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। अलाउंसेस जनरली कैश में भी हो सकते हैं, काइंड में भी हो सकते हैं। यू नो कोई पेक्युलैरिटी होती है आपके जॉब की, जैसे आपको यूनिफॉर्म में जाना रहता है तो आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा। आपको आप सेल्स जॉब कर रहे हो तो आपको पेट्रोल अलाउंस मिलेगा। सो अलाउंसेस जनरली इज़ टू मीट अ सर्टन पेक्युलैरिटी इन योर जॉब। तो उसकी वजह से ना, कोई जॉब में पेक्युलैरिटी है तो आपका ना कोई खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को मीट करने के लिए कंपनी आपको देती है अलाउंसेस, ठीक है। अब अलाउंसेस ये कैश में भी हो सकते हैं, अलाउंसेस ये काइंड में भी हो सकते हैं। जो परक्विजिट्स होते हैं ये भी, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। अलाउंसेस जो होते हैं, अलाउंसेस आर ओनली इन कैश। परक्विजिट जो होते हैं वो कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं। जैसे परक्विजिट्स में कार देना, आपको कंपनी कार प्रोवाइड करती है, आपको घर प्रोवाइड करती है, ये परक्विजिट्स काइंड में आते हैं, बराबर है। तो दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू हैपन। अब मैं किस पे फोकस करूँगी, अभी मैं फोकस करूँगी ऑन अलाउंसेस। तो अलाउंसेस तो हमें ख़त्म करना है, ट्राई करेंगे कि परक्विजिट्स भी ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद जो होता है लास्ट में अदर्स आएगा। सो ये 7th पॉइंट है। अब देखो जो 8th पॉइंट आएगा, इसमें आएगा अदर्स। अदर पॉइंट्स है जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है लाइक स्केल ऑफ सैलरी। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट है स्केल ऑफ सैलरी, है ना। तो यहाँ आपका क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, स्केल। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ का कॉन्सेप्ट है स्केल ऑफ सैलरी है, या आपको कॉन्सेप्ट है एरियर्स ऑफ सैलरी, यस। और दे मे बी 1 or 2 अदर कॉन्सेप्ट। सो 1 or 2 वील हैव अदर कॉन्सेप्ट जिसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो आई लीव सम स्पेस। तो जैसे भी और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे VRS, यू हैव जैसे रीट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। सो ये छोटे मोटे थियोरी कॉन्सेप्ट्स हियर एंड देयर, वो भी हम यहाँ पे अदर्स में मैं स्पेस छोड़ देती हूँ। अब हमारा जो मेन काम है, हम कौन सा काम करेंगे बेटा। Yes, I really want you to like the lectures. I want you to share these lectures. I'm doing it for free, only for the benefit of the students. So do spread the word about Safalta series so that we can achieve the target of getting success या सफलता in our May exam. Okay, so अब हम start करेंगे बेटा with what category? Now I will start with allowances.
अब अलाउंसेस ये हमेशा कैश में होते हैं, ये जनरली फिक्स्ड अमाउंट होता है। अब ये जो अलाउंसेस होते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अलाउंसेस है पहला वाला, हाँ, की मैन इंश्योरेंस भी है, प्रॉफिट इन, सो अदर कॉन्सेप्ट्स में बहुत सी चीज़ें, तो ना यहाँ पे हम लिख लेंगे। सो अदर कॉन्सेप्ट्स में और भी जो होगा हम लिख लेंगे बेटा, बराबर है? यस यस यस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, फोकस करो, तो यहाँ पे है कैश और फिक्स बेनिफिट। अब पहला जो अलाउंसेस है हम बात करेंगे HRA। अब इसके नाम से ही समझता है ये आपको क्यों दिया जाता है, टू मीट द हाउस। तो HRA अलाउंस क्यों दिया जाता है आपको, घर के जो खर्चे हैं, तो या तो अभी मैं इसके आगे ना बहुत लिखना होता है तो लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये जो है समरी में यहाँ पे आपको ये मैंने लिख के लिया है। इसके आगे कुछ पार्ट होगा तो मैं कहाँ से कर लूँगी, आपके रामबाण से आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है? तो रामबाण से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो हमें इजी भी जाएगा। तो ये देखो, अब रामबाण से मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको ये सैलरी वाला पार्ट। सो सैलरी वाले पार्ट में मैं पहले पार्ट स्टार्ट करूँगी विथ अलाउंसेस। हाँ, तो अलाउंसेस खत्म करना है, परक्विजिट्स का भी कुछ पार्ट करना है, तो 2 पार्ट में सैलरी होगा, वरना सैलरी के लिए शायद हमें 3 पार्ट्स भी लग सकते हैं, 3 लेक्चर्स भी लग सकते हैं। आप थोड़ी देर में मैं आपको ब्रेक टाइम दूंगी डाउट्स पूछने के लिए, आप डाउट्स पूछ सकते हो। रामबाण आपके सामने रखेंगे और हम करेंगे इसको सॉल्व। आप मॉड्यूल से भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल है। अब HRA क्यों दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। आपका घर का रेंट आप पे कर रहे हो, इसीलिए कंपनी आपको अलाउंस दे रही है। इस अलाउंस में हम लोग देते हैं थोड़ा सा एग्जम्पशन उन्हीं लोगों को मिलता है जो घर का रेंट पे करते हैं। माने इफ आई स्टे इन अ रेंटेड हाउस ओनली आई एम एलिजिबल टू क्लेम HRA एग्जम्पशन। इफ आई हैव अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, तो अगर मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो कैन आई क्लेम the HRA exemption? No. If I live in my own house, I can't claim HRA. Or if I live with my father and my father is not taking rent from me, then can I claim HRA exemption? The answer is no, I cannot claim HRA exemption. Then there is no chance that I can claim the HRA exemption. Correct है क्या? So there is an HRA allowance. Now please understand, this is an allowance given to allow the employees to pay rent for accommodation. Now how much HRA exemption do I get? HRA exemption जो होता है, it is least of the following. The HRA exemption is least of the following. 1, जितना HRA मिला उतना, that is HRA received. 2, 50% ऑफ सैलरी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और 40% ऑफ सैलरी इन नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। नाउ व्हाई 50% इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मतलब 4 ही है फॉर HRA पर्पस। यू हैव मुंबई, यू हैव कोलकाता, यू हैव बैंगलोर एंड यू हैव चेन्नई। यहाँ पे ऑब्वियसली रेंट ज़्यादा होगा। अब मुंबई में पुणे से रेंट ज़्यादा होगा, मुंबई का रेंट नागपुर से ज़्यादा होगा। सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा खर्चा होता है, इसीलिए रेंट का, इसीलिए 50% ऑफ सैलरी, अदर्स में 40% ऑफ सैलरी। या थर्ड अमाउंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब आपको क्या याद रखना है, नाउ ओवर हियर यू जस्ट सी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता, दीज आर द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अगर आपका जो ये अमाउंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये नेगेटिव आता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी नेगेटिव आता है, तो आपको HRA एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। नेगेटिव अमाउंट माने 0, यू विल नॉट गेट एनी एग्जम्पशन। आपको 1, 2, 3 तीनों अमाउंट कैलकुलेट करनी है, जो लोएस्ट अमाउंट है उसका HRA का एग्जम्पशन लेना है। तो आपको लिखते वक्त ऐसा लिखना होता है, HRA रिसीव्ड हम लिखते हैं इनर कॉलम में, लेस वी से HRA एग्जम्पशन। लेस हम क्या बोलते हैं, HRA एग्जम्पशन, और फिर जो टैक्सेबल होता है वो आउटर कॉलम में लिखते हैं। अब ये जो HRA है, प्लीज़ लेट अस अंडरस्टैंड, HRA के लिए जो सैलरी की मीनिंग होती है, सैलरी फॉर दिस पर्पज इज बेसिक सैलरी प्लस ओनली दैट मच डियरनेस अलाउंस विच इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन इफ इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बहुत ध्यान से सुनना, एकदम फोकस करो, फुल फोकस करो, सब आपको लर्न हो जाएगा, सब याद आ रहा है, शांति से आप बैठो, ठीक है, शांति से बैठो। अब देखो, जो कमीशन होती है, ये 2 प्रकार की कमीशन हो सकती है। कमीशन कैन बी गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कि आप कंपनी के लिए कितना टर्नओवर अचीव करते हो। सो अगर आपको कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर मिलता है, तो ये जो कमीशन होता है इसको बिल्कुल कंसिडर करते हैं HRA की सैलरी के लिए। लेकिन अगर आपको कमीशन एज अ फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, कि बस आप कितना भी आप काम करो ना करो, आपको 80,000 कमीशन मिलने वाला है, तो ऐसा जो फिक्स कमीशन है इस सैलरी में
ऐड नहीं होगा. कमीशन विल गेट एडेड इन सैलरी ओनली इफ इट इज रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ turnover. Commission is added in salary only if it is received as a percentage of turnover. ठीक है. अब डियरनेस अलाउंस इज एडेड ओनली अगर दिया जाए कि पता है आपको डियरनेस अलाउंस मिला 30,000 बट आपको क्वेश्चन में दिया ओनली 10% इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी. तो 30 डीए है बट अगर उसमें से ओनली 10% इज फॉर्मिंग तो जो एचआरए का सैलरी कैलकुलेट करेंगे उसमें जितना बेसिक है वो ऐड करेंगे, लेकिन डीए को लेते वक्त हम 30 का 10% मतलब सिर्फ 3,000 लेंगे. बेटा ये जो है ना बेसिक प्लस 10% या डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी या कमीशन, दिस इज पॉसिबल. दिस वी कंसिडर ओनली फॉर एचआरए वर्किंग वाला सैलरी. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. अब एचआरए एग्जाम्पशन कब नहीं मिलेगा? आप खुद के घर में रहते हो, ओन हाउस है, और यू पेइंग इन अ हाउस, स्टेइंग इन अ हाउस बट यू आर नॉट पेइंग एनी रेंट, या आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी इज कमिंग नेगेटिव. ऑल्सो अगर असेसी 115 बैक. अब सैलरी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है सिर्फ कंप्यूट सैलरी अंडर बैक, तो आपको बैक में एचआर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. सैलरी में बहुत से सैक्रिफाइसेस है 115 बैक में. एंड ऑफ द चैप्टर में वो चार्ट आपके साथ कंपेयर करके दे दूंगी. एंड ऑफ द चार्ट में मैं आपको वो कंपेयर करके दे दूंगी. इज दैट क्लियर? Yes. So HRA should be calculated now on a monthly basis. अगर मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना है, अगर सैलरी एम्प्लॉय की चेंज होती रहती है, बेसिक सैलरी चेंज हो गई या एम्प्लॉय ने घर चेंज कर दिया. मैं 6 महीने के लिए पूना में रह रही थी, अगले 6 महीने में मुंबई चली गई, तो 6 महीने का वर्किंग मैं पूना के हिसाब से 40% के हिसाब से करूँगी. अगले 6 महीने अगर मैं मुंबई में शिफ्ट हो गई तो उसका कैलकुलेशन मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा करूँगी. बराबर है. उसके बाद रेंट पेड, then the place where the house is taken on rent, the place where house is taken on rent. yes, TTDC मिलेगा. हाँ सब मैं बताती हूँ ना. ऐड आ रहा है क्या आज? मैं बोलती हूँ स्टाफ को यार, सच्ची में बोलती हूँ उनको. ओके. अगला तो एचआरए हो गया. एचआरए के बाद क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस की 2 बातें हैं. एक है इट इज़ एडेड इन सैलरी इन द ग्रॉस सैलरी, क्योंकि देखो आपकी सैलरी का कंपोनेंट क्या होता है आपको पता है. सैलरी में कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? वी स्टार्ट विथ सैलरी, जो भी आपको मिल रहा है, फिर आपके जो भी अलाउंसेस है बेटा, फिर आपके जो भी पर्क्स है, ये सब हमें लेना है. फिर हम इसको क्या करेंगे? इसको ग्रॉस सैलरी बोलेंगे. फिर उसके बाद अपन बोलेंगे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. यहाँ आता है 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आपको आता है 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड फिर आता है 16(3) प्रोफेशन टैक्स. बराबर है कि नहीं? बोलो बराबर है कि नहीं? यस. इज दैट क्लियर? करेक्ट है क्या? हाँ. नाउ पे अटेंशन. नहीं, हमने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट से ही मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है सेटिंग में, तो वो आ रहा है. लाइव में नहीं करेंगे, बाद में ऐड कर देंगे एड्स. ठीक है. चलो अब ये फॉर्मेट फिक्स्ड है. तो सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स सब कुछ मिला के एनीथिंग दैट यू गेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ग्रॉस सैलरी में ऐड करना है. डिडक्शंस ये फिक्स्ड है, 3 ही खर्चे अलाउड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशन टैक्स. बराबर है. सैलरी के अगर क्वेश्चन आता है मैं तो गैस ही कर सकती हूँ क्या एडजस्टमेंट्स आती है. घूम फिर के 4-5 ही एडजस्टमेंट्स है जो आईसीआई की बहुत फेवरेट एडजस्टमेंट्स है. ठीक है. यस. अब देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या खास बात है, क्योंकि वो एक अलाउंस है तो पहले तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा. जितना भी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है इट इज़ फर्स्ट एडेड इन ग्रॉस सैलरी. लेटर ऑन मुझे उसका क्या मिलने वाला है? डिडक्शंस. आई कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. तो पहले तो मैं उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस है करके ग्रॉस सैलरी में ऐड करूँगी, फिर मुझे क्या मिलेगा? उसका एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा अंडर 16(2). बट ये डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है? दिस इज़ अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई. तो ये जो डिडक्शन है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही क्लेम कर सकता है, बाकी के लोग क्लेम नहीं कर सकते. ओके. अब ध्यान से सुनना.
सो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन कितना मिलता है, इसका डिडक्शन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, उसके बाद 5,000 पर एनम स्टैट्यूटरी लिमिट है, ये फिक्स्ड है 5,000 पर एनम, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बहुत अच्छे, यहाँ बहुत क्लियरली बोला है कि सैलरी की मीनिंग क्या है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। एचआरए के लिए सैलरी क्या है, बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन इफ रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ turnover. Is that clear to everybody? Is that clear to everybody? Yes. So entertainment allowance के लिए, हाँ। अब जो मेरे रेगुलर क्लास के स्टूडेंट, आपको हर, देखो कॉन्सेप्ट के इधर ही मैं आपको क्वेश्चन लिखा के देती हूँ, तो जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप उससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, तो फिर आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब कंपाइलर आपको सॉल्व करना है, पास एग्जाम पेपर सॉल्व करना है, आरटीपी एमटीपीज आ गए, बहुत जल्द मैं आरटीपी एमटीपी भी करवाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, एक आध दिन आरटीपी एमटीपी भी करेंगे, ठीक है। सो चिल करो। अब अदर कैटेगरीज, जो अदर कैटेगरीज है 2 कैटेगरीज, इसको ध्यान से सुनना है। एक कैटेगरी है, बस अभी देखो 10 मिनट आप ध्यान दोगे, अलाउंसेस खत्म होने को आए, अलाउंसेस खत्म हो जाएंगे, फिर हम किस पे फोकस करेंगे, हम परक्विजिट स्टार्ट करेंगे। परक्विजिट्स में भी मैं जो फर्स्ट कैटेगरी, मेजर कैटेगरी, वो तो मैं ख़त्म ही कर दूंगी। मैं रिकॉर्डिंग करना ही नहीं स्टार्ट कर दिया, मेरे को याद दिलाना रिकॉर्डिंग। हाँ, अब देखो, अब जो अलाउंसेस होते हैं ये 2 कैटेगरी के होते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से सुन के लेना, आपके जो अलाउंसेस होते हैं ये 2 कैटेगरीज के हो गए। सो हियर आई विल एक्सप्लेन अबाउट द 2 कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेस। एचआर वगैरह मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ, मतलब यहाँ लिखूँगी नहीं, एक्सप्लेन करूँगी नहीं, मतलब कर दिया। अब जो 2 कैटेगरीज है अलाउंसेस की, वो ध्यान से सुन के लेना। जो 2 कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेज है वो सुन के लेना। जो 2 कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेज है वो ऐसा होता है जहाँ पे एग्जाम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर, ओके। तो यहाँ का जो एग्जाम्पशन है इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। मुझे भी ऐड आ गया इधर। एंड हियर एग्जाम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर बट डिपेंडेंट ऑन, खर्चे पे डिपेंडेंट नहीं है। अरे अभी मैं बीच में नहीं सेटिंग चेंज कर पाऊंगी, आई डोंट नो, वो स्टाफ ने किया है, मुझे नहीं पता है। प्लीज़ अभी थोड़ा एडजस्ट करो ना, मैं कहाँ उसको एडिट करते जाऊंगी अभी लाइव लेक्चर में। मुझे बोल रहा है प्रीमियम लो, हाँ मैं भी तुम्हारे चैट देख रही हूँ, मुझे भी एड्स आ रहे हैं। चलो, एग्जाम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पे आ गया, ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, बट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड। बात मत करो, चलो आज का लेक्चर बहुत इफेक्टिव करना है। बट डिपेंडेंट ऑन, नमस्ते, बट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड। बट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड, बराबर है। हाँ, अब देखो कौन से है, डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर होता है, तो आप ध्यान से सुनना। यहाँ का जो एग्जाम्पशन है वो कैसे कैलकुलेट करते, जो अलाउंस मिला दैट इज अलाउंस रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लोअर, बराबर है। हाँ, बट इफ इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ का जो एग्जाम्पशन का फॉर्मूला होता है वो जितना अलाउंस मिला, अलाउंस रिसीव्ड और अमाउंट स्पेसिफाइड, तो ये आपको लर्न करनी पड़ती है, और अमाउंट स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन।
यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है इसमें आपको लर्न करना है, ये पहले इसमें कौन से आते हैं और इस कैटेगरी में कौन से आते हैं। आपने HRA लर्न कर लिया, एंटरटेनमेंट लर्न कर दिया, 2 कैटेगरीज लर्न कर दी, यू सॉर्टेड। क्योंकि इसको छोड़ के जो अलाउंसेज है ना ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, इतना सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म अलाउंस। अगर नाउ यूनिफॉर्म अलाउंस मुझे किस चीज़ के लिए मिल रहा है, यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस, ऑफिस में मुझे यूनिफॉर्म में जाना है, तो कंपनी मुझे यूनिफॉर्म अलाउंस दे रही है। द यूनिफॉर्म अलाउंस दैट आई हैव रिसीव्ड इज 40,000, बट माई एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनिंग द अलाउंस, मुझे यूनिफॉर्म ड्राई क्लीन कराना है, स्टिचिंग कराना है, तो मैंने खर्चा किया। सो मैं बोलूँगी लेस एग्जम्पशन। अब बेटा जी मेरा जो एग्जम्पशन आएगा, मान के चलो मुझे अलाउंस कितना दे रही है कंपनी, 40,000, बराबर है। कंपनी इज गिविंग मी एन अलाउंस ऑफ 40,000। नाउ आई विल से 40,000 का अलाउंस और माय खर्चा, लेट से इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि मेरा खर्चा एक्सपेंसेस ऑन बाइंग अ यूनिफॉर्म, मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म इज़ 32,000। सो दोनों में से विच एवर इज़ लोअर, सो 32,000 का मुझे एग्जम्पशन मिलेगा। आउटर कॉलम में जो अमाउंट है 8,000, दिस इज़ द टैक्सेबल अमाउंट। ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल अमाउंट है। बट ये एग्जाम्पल 1। नाउ सपोज एग्जाम्पल 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HRA करो, एंटरटेनमेंट करो, 2 कैटेगरीज करो, अलाउंसेस सॉर्टेड है। फिर परक्विजिट्स करो। परक्विजिट्स में भी मैं आपको 6-7 परक्विजिट बताऊंगी, घूम फिर के वही क्वेश्चन में आते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 2, मान के चलो जो मेरा यूनिफॉर्म अलाउंस है, मान के चलो मेरा जो यूनिफॉर्म अलाउंस है, सो यू नो मान के चलो मेरा जो यूनिफॉर्म अलाउंस है वो 40,000 है, बट मेरा जो खर्चा है वो 42,000 है। अब जो मेरा एग्जम्पशन आएगा ना बेटा जी, अब जो मेरा एग्जम्पशन आएगा, एग्जम्पशन का फॉर्मूला लर्न करो, अलाउंस मिलता है जितना या एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। तो अब जो मेरा अलाउंस है 40,000 है, बट मान के चलो माई एक्सपेंसेस आर 42,000। अब मान के चलो माई एक्सपेंसेस आर 42,000, विच एवर इज़ लोअर उतना मुझे एग्जम्पशन मिलेगा। तो एग्जम्पशन मुझे 40,000 का मिलेगा, तो आउटर कॉलम में टैक्सेबल हो जाएगा नील, आउटर कॉलम में टैक्सेबल हो जाएगा नील। अब यहाँ पे कौन से अलाउंस आते हैं ये आपको बिल्कुल लर्न करके जाना है, तो आपको ये बिल्कुल लर्न करके जाना है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 40 माइनस 40, तो ये नील आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुन लो बेटा। यहाँ पे कौन से आते हैं यहाँ, अच्छा नेम ऑफ द अलाउंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है। अलाउंस का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसका पर्पस, काम इम्पॉर्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्म अलाउंस को मान के चलो आप ड्रेस अलाउंस भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है ट्रैवलिंग और ट्रांसफ़र अलाउंस। ओके, ट्रैवलिंग या आपका ट्रांसफ़र अलाउंस हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको कुछ शिफ्टिंग हो रहा है तो कंपनी आपको ट्रांसफ़र या ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही है। फिर आता है कन्वेंस अलाउंस। अब ये कन्वेंस अलाउंस किसके लिए मिल रहा है, घर जाने के लिए नहीं है, ऑफिस से घर वाला नहीं है ये कन्वेंस अलाउंस इज़ फॉर ऑफिशियल वर्क। ऑफिशियल वर्क मतलब आप ऑफिस में गए, क्लाइंट की मीटिंग के लिए गए, फिर ROC गए, फिर इनकम टैक्स गए, ऑफिस काम के लिए जो कन्वेंस है वो इस कैटेगरी में आता है। तो अलाउंसेस के 2 कैटेगरीज है, ये लर्न करो, आप गलती नहीं करोगे। सैलरी में तुरंत प्रॉब्लम मत सॉल्व करो, फिनिश लर्निंग दिस पार्ट, देन सॉल्व क्वेश्चंस मोर देन इनफ। आई विल टेल यू फ्रॉम मंजूषा कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, बराबर है, यस। इसके बाद आता है आपका हेल्पर अलाउंस। ये जो हेल्पर अलाउंस है, असिस्टेंट अलाउंस नाम भी आ सकता है। सो हेल्पर अलाउंस है, यू आर गेटिंग ए हेल्पर फॉर ऑफिस वर्क, बराबर है। फिर आता है डेली अलाउंस। जैसे डेली अलाउंस 83 मूवी में नहीं आया, ये जो क्रिकेटर्स थे, देखो वो कपिल देव बोलता है मुझे मेरी पैंट या कपड़े धोने हैं, वो बोलता है क्यों पाउंड्स खर्चा कर रहा है, तू एक सर्फ या पाउडर ले ले और घर पे ही वॉश कर ले। तो ऐसा क्यों, जब आप आपके नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से दूसरी जगह जाते हो, तो जैसे आप पूना में रहते हो बट आपको 6 महीने या 2 महीने काम के लिए इंदौर भेजा, आपको बॉम्बे भेजा, आपको बैंगलोर भेजा, तो आपके ये रोज़ाना के भी खर्चे होते हैं ना, उसको मीट करने के लिए आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आपको डेली अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रांसफ़र अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस इज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, हेल्पर अलाउंस, डेली अलाउंस, और लास्ट में आता है रिसर्च अलाउंस या एकेडमिक अलाउंस या बुक अलाउंस। तो किताबों के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको ये अलाउंस दिया जाता है। ये जो 6 कैटेगरी है इसका कंपलसरी एक ही फॉर्मूला है, अलाउंस रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लोअर। कुछ नहीं देखना आपको, यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखना, बराबर है, यस। अब यहाँ पे आता है
सेकेंड कैटेगरी। तो ये सब जो मैंने करवाया, ये सब कौन सी कैटेगरी करवाया? फर्स्ट कैटेगरी। अब ये देखो, ये जो अलाउंस है अगला कैटेगरी, दिस इज एग्जम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर, ये खर्चे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर ये खर्चे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये किस पे डिपेंडेंट है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड। तो मैम यहाँ कौन से अलाउंसेज आते हैं? पहले मैं आपको वो नाम बताती हूँ। इस कैटेगरी के अलाउंसेस कौन से है? पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो इसके लिए अमाउंट स्पेसिफाइड कितना है? तो ये कौन सा है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसके लिए अमाउंट स्पेसिफाइड इज अप टू 100 रुपीज़, अप टू। हाँ ना, हाउ टू यूज़ दिस, कहाँ आप गलती करते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। वॉच दिस, आप सैलरी में आपका कुछ इसके बाहर आएगा ही नहीं, मैं बता रही हूँ। आप बैठो, आप करो मेरे साथ, ठीक है? तो यहाँ पे कितना है? अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए अलाउड होता है। ऐसे ही आता है हॉस्टल अलाउंस। ऐसे ही सेकेंड कैटेगरी में यहाँ पे क्या आने वाला है? देखो, हॉस्टल अलाउंस। तो ये हॉस्टल अलाउंस, बच्चों के हॉस्टल अलाउंस के लिए यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाइड कितना है बेटा जी? इट इज़ अप टू 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए? 2 चिल्ड्रन पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। थर्ड आता है आपका अंडरग्राउंड अलाउंस के लिए 800 पर मंथ। अंडरग्राउंड माइनिंग वगैरह में जहाँ पे काम करते हैं, अंडरग्राउंड अलाउंसेस में आपको कितना आता है? इट इज़ 800 पर मंथ। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है चौथा, फोर्थ वन। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है, ये लर्न करना है। अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस इंपॉर्टेंट है, अलाउंसेस ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ए कैटेगरी है, सब अलाउंसेस लर्न करके जाना है। फिर यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये कौन सा आएगा? मैं बोल रही हूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मैम अभी ट्रांसपोर्ट कैसे याद रखें? नाम मत याद रखो। यहाँ जो अलाउंस आ रहा है फर्स्ट कैटेगरी में, ये ऑफिस काम के लिए मिल रहा है। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये सिर्फ ब्लाइंड लोगों को एग्जम्पशन मिलता है, ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ या हैंडीकैप को। ये किसके लिए? ऑफिस टू रेसिडेंस and residence to office. O is office, R is residence. Office to residence, residence to office. ये इनको जो एग्जम्पशन है, ये जो एग्जम्पशन है, इट इज़ ओनली टू ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड। ब्लाइंड या हैंडीकैप कितना है बताओ मुझे? इज इट 3200 पर मंथ? जस्ट चेक करो एक बार। इज दिस एग्जम्पशन? हाउ मच इज द एग्जम्पशन? जल्दी चेक करके बताओ। यहाँ का एग्जम्पशन कितना है? यहाँ का एग्जम्पशन इज 3200 पर मंथ। जस्ट चेक एंड टेल मी। बट ये एग्जम्पशन इज गिवन ओनली टू हैंडीकैप्ड, ओनली टू हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड एम्प्लॉईज़, बाकी लोगों को ये नहीं है। इसके बाद आता है आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। देन आर्मी के लोगों का एक है, काउंटर सर्जेंसी अलाउंस है। तो ऐसे आपको 2-3 अलाउंसेज है, तो आपको अभी बताना है। यस, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। आइलैंड अलाउंस आप मुझे देख के बताओ कितना है। आइलैंड अलाउंस के बाद आपको और कौन सा है? आर्मी, आर्म फोर्सेस के लिए है। ये 4-5 ही लोग लर्न करने, ज़्यादा नहीं लर्न करना आपको। So island allowance is 3250 per month, correct? So it is 3250 per month. And army के लोगों को लिए क्या है? When they are working at a place other than the place of duty. Come on, you have to. I want to have an interactive session. Yes, yes, yes. Chalo, what is that? Insurgency allowance, correct? इट इज़ व्हेन आर्मी इज़ प्लेस्ड एट किसी स्टेट में उनको पोस्टिंग किया जाता है। सो इंसर्जेंसी अलाउंस, एंड दिस इज़ 3900 पर मंथ। सो दिस इज़ 3900 पर मंथ। इसके ऊपर जनरली सवाल नहीं पूछे जाते। जनरली सवाल किसके ऊपर आए? हॉस्टल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये एक कैटेगरी है, आपको बिल्कुल याद करके जाना है। और फिर होता है, अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट, आप अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है, इट इज़ हाउ मच? इट इज़ 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ द अलाउंस विच एवर इज़ लोअर। सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे मैं रेलवेज़ में काम कर रही हूँ, मेरा एम्प्लॉयर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मैं रेलवेज़ में काम कर रही हूँ, मैं एयरलाइंस में काम कर रही हूँ, मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। क्यों? क्योंकि ना मैं पायलट हूँ, मैं पूना में रहती हूँ, पूना से दिल्ली गई,
वापस पूना थोड़ी आऊँगी रात को रहने के लिए, मुझे दिल्ली रुकना पड़ेगा, वहाँ से मुझे फ़्लाइट उड़ा के आना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी है वो, देन आई कम हियर। सो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं आया अभी तक, 70% ऑफ अलाउंस। तो आप जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उस पर फोकस करो, उसको तो करके ही जाना है आपको बहुत अच्छे से। ट्राइबल एरिया अलाउंस नहीं आता ये, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलाउंस आपको ये अमाउंट स्पेसिफाइड है, ये 200 पर मंथ है। मैम हाउ टू यूज़ दिस आई विल टीच यू, मैं आपके साथ केवाईसी क्वेश्चंस करूँगी अगर, या केवाईसी आपको मैं होमवर्क के लिए दे दूँगी। आप केवाईसी आपके साथ नहीं करूँगी, आपने किया हुआ है, कितनी बार हमने केवाईसी आपको कंपलसरी सॉल्व करना है, बराबर है कि नहीं? यस। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देखो क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ के एग्जाम्पल्स आप समझ के लो। इसका जो एग्जाम्पल है, आपको कंपनी दे रही है 120 पर मंथ, या कंपनी आपको दे रही है 300 पर, नो यू आर गेटिंग 1000 पर मंथ, यू आर गेटिंग 1000 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। फिर आपको बोला जाएगा, जानबूझ के दिया जाएगा कि एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड, अब देखो क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एजुकेशन, ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एजुकेशन इज 18,900. How do we calculate this? Your company is giving you this allowance, and what is this allowance? This is education allowance, children education allowance. You are getting 1000 into 2 children into 12 months. तो आपको कितना मिल रहा है? 24,000. एक्सपेंसेस इग्नोर करना है, ये क्यों दिया है? ये रॉन्ग नंबर है। क्यों? ये कौन सी कैटेगरी में आता है? लर्न करके जाओ, लर्न करके जाओ, ये रॉन्ग नंबर है। ये कौन सी कैटेगरी है? इसका फॉर्मूला क्या है? ये लर्न करो। आपको बिल्कुल सैलरी में लर्निंग जितना करोगे तो ही आएगा। आज सबको लर्निंग करना है। एग्जाम्पशन इज इक्वल टू अलाउंस रिसीव्ड और अमाउंट स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर। खर्चा इग्नोर करना है, सो मैं लेस बोलूँगी एग्जाम्पशन। अब मैं जब लेस एग्जाम्पशन बोलूँगी, अलाउंस कितना मिल रहा है मुझे 2 बच्चों के लिए? 24,000, 24,000 और 24,000 और इट इज़ 200, इट इज़ 100 पर मंथ पर चाइल्ड, ऐसे 2 बच्चे, ऐसे 12 महीने। तो मुझे जो है 2,400 का ही एग्जाम्पशन मिलने वाला है बेटा। सो 2,400 का एग्जाम्पशन मिलेगा। सो 24,000 माइनस 2,400 बेटा 21,600 इज गोइंग टू बी फुल्ली, ये टैक्सेबल का अमाउंट है हमारा। ये 21,600 इज गोइंग टू बी द टैक्सेबल का अमाउंट। ओहो ओहो ओहो, तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया? मैं तो खाना खा के आई हूँ। आई एम यूज टू अर्ली डिनर। अब इसी में और एक एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने बोला कि वी आर गिविंग 60 रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, या 80 रुपीज़ या 60 रुपीज़ करो। हाँ 60 रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। नाउ लुक एट इट, कैसे होने वाला है? आफ्टर क्लास विल वेट अंटिल द एंड। ओके ठीक है, अच्छा अटेंडेंस है, नॉट बैड। डिनर बिफोर 7। मैम भूख लग रही है, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। खुशी के बहुत इंस्ट्रक्शंस है। खुशी को ऐसा किया तो भी प्रॉब्लम है, खुशी को पीडीएफ भी चाहिए, है ना? चलो अब सुनो, नो डिनर एट नाइट। चलो ध्यान दो, समोसा खाया, ठीक है। अब देखो एजुकेशन अलाउंस, जल्दी जल्दी पढ़ाओ बोल रही, क्या कर रही हूँ मैं? क्या टाइम पास कर रही हूँ क्या? एजुकेशन अलाउंस, अब एजुकेशन अलाउंस आपको मिल कितना रहा है? यू आर गेटिंग 3 चिल्ड्रेन इंटू 60 रुपीज़ पर मंथ, ऐसा है 12 महीने के लिए। तो ये कितना आता है? 3 इंटू 60 इंटू 180। कैन यू टेल मी दैट? कैन यू टेल मी दैट? ओके लेस। अब एग्जाम्पशन लेते वक्त ध्यान दो, गलती मत करो। यहाँ एग्जाम्पशन लेते वक्त ये मॉनिटर को मैं बैन करने वाली हूँ अभी। चलो अब बोलो, एग्जाम्पशन 3 इंटू 60 इज 2160। अब बच्चे क्या करते पता है कि ये फुल्ली एग्जाम कर देते। हियर इज एन एक्सीडेंट स्पॉट, ये क्या है? आपका एक एक्सीडेंट स्पॉट है, आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है।
ये क्वेश्चन को आप मार्क करो, 3-4 बार प्रैक्टिस करो। सो यहाँ पे एग्जाम्शन कितना मिलता है, अलाउंस कितना है, 60 रुपीज़ इज अलाउंस रिसीव्ड, ये अलाउंस रिसीव्ड 60 है, बट एग्जाम्शन कितना है, अमाउंट स्पेसिफाइड, अमाउंट स्पेसिफाइड कितना है, अमाउंट स्पेसिफाइड इज 100, दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो आपको 60 रुपीज़ का एग्जाम्शन मिलेगा, लेकिन ऐसे 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा और ऐसे आपको 12 महीने के लिए मिलेगा। तो 60 इंटू 2 इज़ 120 एंड 120 इंटू 12 इज़ कितना, 1440। ये एक एक्सीडेंट स्पॉट है, देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट, आई एम वेरी श्योर, आई एम टेलिंग यू, ये एक एक्सीडेंट स्पॉट है, देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट 2160 माइनस 1440, सो टैक्सेबल अमाउंट कितना है मुझे बोलो, 720 इज टैक्सेबल। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। सो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 720। सो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 720। इस सीट कौन स्पैम कर रहा है, 720 इज द टैक्सेबल अमाउंट, करेक्ट है क्या, 720 इज द टैक्सेबल अमाउंट। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या, तो आपको इसी तरीके से ये काम करना पड़ेगा। ऐड आता है तो स्किप करो, कुछ ही सेकंड्स के लिए ऐड है। चलो, टैक्सेबल अमाउंट इतना आ रहा है, तो इसी तरीके से आपको वर्किंग करना है, अलाउंस रिसीव और अमाउंट स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर। तो आपको अगर मिल ही रहा है 60, तो आप 100 कैसे एग्जाम्पशन लोगे, जितना मिल रहा है या जितना स्पेसिफाई किया विच एवर इज लोअर। स्पेसिफाई किसने किया है, इनकम टैक्स एक्ट ने किया है, बराबर है क्या, बराबर है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। सो ये अलाउंसेस हो गए। अब मैं क्या बोलती हूँ, देखो मान के चलो अभी बहुत सारे अलाउंसेस है। नाउ हियर लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, ओके। नाउ यहाँ पे लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। नाउ लेट मी टॉक अबाउट डियरनेस अलाउंस, फुली टैक्सेबल, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। कैसे देखने का, क्या वो HRA है, क्या वो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, क्या वो 2 कैटेगरीज में फिट हो रहा है, नहीं। तो फिर ये क्या होगा, ये फुल्ली टैक्सेबल होंगे, क्योंकि हम हर अलाउंसेस के लिए नाम हम हर अलाउंसेस के लिए उसके नाम नहीं लिख सकते, एक्ट नहीं बना सकते। नाउ सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम examples. Now what are these some examples? Now some examples of what? Some examples like I'm telling you, जो कुछ examples है, these are examples like dearness allowance, city compensatory allowance, there can be overtime allowance। कोई भी allowance आपको देना है, आपको इन्फोसिस नाम का अलाउंस देना है अपने एम्प्लॉय को, इन्फोसिस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, आपको जो भी अलाउंस देना है, हम सोच भी नहीं सकते कंपनी को क्या अलाउंस देना है, वो कंपनी सोचेगी। ये जो है DA, CCA, ओवर टाइम, स्पेशल अलाउंसेस, ये सब क्या है, दीज आर फुली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस दो, टेलीफोन अलाउंस, तो बच्चे यहाँ गलती करते, टेलीफोन सुन लेते और बच्चे बोलते एग्जम्प्ट है। टेलीफोन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, तो ये अलाउंस शब्द है तो इसको अलाउंस जैसा यूज़ करना है। हाँ, टेलीफोन का परक्विजिट एग्जम्प्ट है। अब अलाउंस और परक्विजिट में जो डिफरेंस है वो समझो बेटा, अगर आप ये समझ लिए ना, आप गलती नहीं करोगे सैलरी के चैप्टर में। देखो, मुझे फिक्स्ड हर महीने टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है 1000 पर मंथ, इट इज़ गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर कंपनी बोलती है नहीं, हम आपके टेलीफोन के बिल को रीइंबर्स करेंगे, ये परक्विजिट है, ये एग्जम्प्ट है। टेलीफोन बिल्स का परक्विजिट रीइंबर्स करना, टेलीफोन बिल्स का पेमेंट करना, ये एक एग्जम्प्ट परक्विजिट है। जब परक्विजिट आता है तो आपको उस स्टेशन पे उतरना है, आप गलत स्टेशन पे नहीं उतर सकते। अलाउंस है तो अलाउंस के स्टेशन पे गाड़ी उतरनी चाहिए, परक्विजिट मिल रहा है तो परक्विजिट के स्टेशन पे गाड़ी उतरनी चाहिए, और आपको परक्विजिट के जैसे ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। तो ट्रेविस पूछ रहा है मैम, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को मिला तो वो क्या होता है, नॉर्मल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल एम्प्लॉय को मिला जो हैंडीकैप नहीं है, ब्लाइंड नहीं, उसके लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड के लिए है, बराबर है क्या। तो डियरनेस अलाउंस, CCA, ओवर टाइम अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस। ना लंच आ गया तो आपको लगता है मैम अप टू 50 रुपीज़ एग्जम्प्ट है। अरे देवा, अरे देवा, अरे देवा, बावड़ट बोलूँगी मैं। लंच क्या, कैंटीन में खाना मिला तो वो कैंटीन में आपको खाना मिल रहा है, वो लंच फैसिलिटी है, दैट इज़ अ परक्विजिट। बट अगर आपको
कैंटीन नहीं है ऑफिस में, बट वो बोलते चलो इनको लंच का अलाउंस दे दो, हर महीने 1000 रुपीज दे दो उनको, अपना अपना लंच का क्या करना है करने दो, वो देख लेंगे अपना अपना। तो ये जो लंच अलाउंस है, अलाउंस शब्द है कि नहीं, अलाउंसेस में आपको मैंने क्या बोला, आपको अलाउंसेस में यही चेक करना है। पहला अलाउंस में आपको चेक करना है एचआरए है क्या, फिर आपको चेक करना है एंटरटेनमेंट है क्या, फिर आपको चेक करना है 2 कैटेगरीज में आ रहा है क्या, नहीं अगर ये 2 नहीं है तो देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, लंच फैसिलिटी मिला, कैंटीन में खाना मिला, तो ये जो लंच है इसको 50 रुपीज पर मील का एग्जम्पशन है। क्यों? क्योंकि ये परक्विजिट है तो परक्विजिट के रूल्स अप्लाई होंगे, अलाउंस है तो अलाउंसेस के रूल्स अप्लाई होंगे। तो कंफ्यूजन न को, सिंपल है कि सिंपल नहीं है, बोलो अभी। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, मैं आपको अलाउंसेस करा रही हूँ। तो ये जो कुछ कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस है ये बेटा ये फुल्ली टैक्सेबल है। डीएस कुछ भी बोलो, एनी अलाउंस, ईयर ओवर टाइम, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। अलाउंस शब्द आ गया तो वो एक अलाउंस है, अलाउंस में सिर्फ एचआरए है क्या, एंटरटेनमेंट है क्या, 2 कैटेगरी है क्या, नहीं तो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। नाउ देयर आर ओनली सम अलाउंसेस विच आर एग्जम्प्ट। हाँ, देर आर सम। एक तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो अलाउंस एग्जम्प्ट होता है वो ये है, अगर आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जजेस वगैरह को मिलते हैं वो अलाउंसेस एग्जम्प्ट है, बाकी इतने अलाउंसेस जो फुल्ली एग्जम्प्ट है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अटेंडेंस एकदम से इतना कम हो गया, अवगढ़ है अवगढ़ है। भूख लग गई सबको शायद, खाना खाते खाते देखो, खाना खा के आ जाओ 10 मिनट में, इतना क्या होता है, इतना क्या होता है रे तुमको। 1 घंटा हुआ, देखो कितना हमने कवर अप किया। आज का लेक्चर बहुत इफेक्टिव है, कोई भी जगह हम 1 मिनट वेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, अब देखो, ओनली सम अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जम्प्ट, सम अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जम्प्ट। ऐड इतना ये नहीं है इमीडिएटली स्किप हो रहा है। ओनली सम अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जम्प्ट। हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जैक्टली। मैंने खाना खा लिया बेटा, हाँ डिनर टाइम है इसलिए बच्चे गए, कोई बात नहीं है। ओनली अब आप पहले ही समझ लो ना कि 7:30 वी आर देयर, कोई बात नहीं, आप डिनर करके वापस लेक्चर देख लो, यू कैन कैच अप विथ मी, ओके। ओनली सम अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जम्प्ट, इसमें सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस यू हैव टू रीड फ्रॉम रामबाण, डिटेल में आप पढ़ लो, मैं आपको 2-3 अभी बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट है नाउ, एग्जैक्टली 2 सेकेंड का तो ऐड है, यू कैन जस्ट क्विकली स्किप इट। हाँ, नाउ रीड फ्रॉम रामबाण में क्या है ये देखो, आपको मैं फिर भी बता देती हूँ। इफ़ यू आर वर्किंग, योर एम्प्लॉयर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज योर एम्प्लॉयर। एंड आपका जो एम्प्लॉई है, आपका जो एम्प्लॉई है वो एक इंडियन सिटीजन है, योर एम्प्लॉई इज ए इंडियन सिटीजन। एंड आपको पता है वेर एवर, इसमें 2-3 चीज़ें अभी बता देती हूँ, ओके। तो इसमें एक चीज़ क्या है इस केस में, फर्स्ट पॉइंट, रेंडर सर्विसेज एनीवेयर, रेंडर सर्विसेज एनीवेयर द सैलरी विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया। आप गवर्नमेंट के लिए इंडिया के बाहर काम करने गए, आपकी सैलरी कहाँ एक्रू होगी, इंडिया में होगी। सो अब यहाँ पे देखो, रेंडर सर्विसेज एनीवेयर स्टिल सैलरी विल एक्रू इन इंडिया। आप रेंडर सर्विसेज एनीवेयर सैलरी विल एक्रू इन इंडिया, ये इसके पॉइंट्स है, ये एक। इसका दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट क्या है समझ के लो, इसका दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। हाँ, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो अलाउंसेज है क्या है, जो इफ अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स आर पेड आउटसाइड इंडिया देन दे आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो इफ अलाउंसेज oblique perquisites are paid where, are paid outside India, are paid outside India, they are paid outside India, then exempt from, so allowances and perquisites are paid outside India then exempt from tax, बराबर है क्या। अब जजेस को, अब जजेस को क्या होता है, अब यहाँ पे ये एक है
सम अलाउंस इज एग्जम्प्ट, फुली एग्जम्प्ट, तो इसमें ये पहला अलाउंस है, ये पहली बात है, ये पहला पॉइंट है। इसमें अभी दूसरा पॉइंट है। अब क्या है, देर इज सम सम्चुअरी अलाउंसेज, ये बहुत जजेस अलग है, हाई कोर्ट जजेस के एक्ट है, ठीक है ना। तो इसके अंडर सम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के अलाउंसेस, उसमें एक है सम्चुअरी अलाउंसेस, देन अदर अलाउंसेस। ये सब किसको दिए जा रहे हैं? सम्चुअरी का स्पेलिंग क्या है? ऐसा ही है क्या? ये सब एग्जम्प्ट है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कितने लोग जजेस होते हैं? बहुत कम। आज तक कभी सवाल आया क्या? 23 ईयर्स में कभी भी नहीं। ये क्या होते हैं? फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, ये फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। फिर आई थिंक थर्ड है, देखो आप चेक करो, यूएनओ में अभी कंप्लीट कर देती हूँ। यूएन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, यूएन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज गेट अलाउंसेस, देन एग्जम्प्ट, देन एग्जम्प्ट। बराबर है क्या? देखो मेरा और कुछ छूट गया है क्या? एक बार चेक करो। रिविजन lectures are very tough. Why they're tough? I have to talk non-stop, and lesser time I'm trying to cover maximum things. So keep a रामबाण in front of you. I don't have anything in front of me. तो कुछ छूट जाता है तो आपने फटाफट बोलना चाहिए। बराबर है। यूएनओ एम्प्लॉयज गेट अलाउंसेज, देन इट इज एग्जम्प्ट। चेक करो ये है क्या? कॉम्पनसेटरी अलाउंस जो भी है, यूएनओ यस, देन इट इज एग्जम्प्ट। हाँ, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के अलाउंसेज एग्जाम, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस ऑन व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाई कोर्ट जजेस एक्ट है, उसके तहत आपने जजेस को कुछ अलाउंसेज दिया तो एग्जाम्ट है, विच इज ओके, मैनेजेबल, ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स ऑफ सम टैक्सेबल अलाउंसेज, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेज। फिर उसके बाद देर आर सम अलाउंसेज दैट आर फुली एग्जाम, तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए विच आर टैक्सेबल, सम अलाउंसेज विच आर फुली एग्जाम। हो गया कि नहीं? बराबर है। सो अलाउंसेज में कोई मुश्किल है क्या? ये क्या है? अलाउंसेज के दो कैटेगरीज, ये क्या है? अलाउंसेज के दो कैटेगरीज। यहाँ पे मैंने क्या बोला? फिर मैंने बोला आपको यहाँ से क्या करना है, यू हैव टू रीड HRA and entertainment allowance from Ramban. So you read HRA and entertainment allowance from Ramban. हो गया क्या? तो ये आपको कहाँ से पढ़ना है? रामबाण। फिर दो कैटेगरीज, फिर बचे हुए सारे अलाउंसेज आर टैक्सेबल, फिर कुछ अलाउंसेज फुली एग्जाम्प्ट। हो गया, अलाउंसेज का पार्ट ही हो गया। यहाँ पे जल्दी आप देखो एग्जाम में क्या क्या आता है, चिल्ड्रेन, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये 3 स्टार परफॉर्मर है, ज़्यादा करके क्वेश्चन इस पे आते हैं। और इस तरफ ये सारे इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म, ट्रैवलिंग। ये ट्रैवलिंग क्या है? एक सिटी से दूसरे सिटी में आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। कन्वेंस ये ऑफिस काम के लिए है, यहाँ जो कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट है वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ये एग्जाम्शन किसको मिलता है? ओनली टू हैंडीकैप्ड एंड ब्लाइंड। तो क्यों पूछना पड़ता है मैम बाकी लोगों के लिए क्या? बाकी के लिए नहीं है एग्जाम्शन। सैलरी पेड टू सुप्रीम कोर्ट जजेस आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, यस दे आर। बराबर है। आर वी डन विद दिस? तो अलाउंसेस वाला पार्ट हो गया। अब मैं कौन सा पार्ट करती हूँ? अब मैं परक्विजिट वाला पार्ट करती हूँ। अब मैं कौन सा पार्ट करूँगी? आई विल ऐड परक्विजिट वाला पार्ट। बराबर है क्या? चलो अब हम परक्विजिट वाला पार्ट करते हैं। अब परक्विजिट में जो जो चीज़ें सिंपल है, कुछ मैं पहले यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी, मुझे लगा तो कुछ परक्विजिट वहाँ से बता दूँगी। परक्विजिट वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगी, फिर कोशिश करेंगे कि कल ही हमारा सैलरी का पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो पहले मैं थेरोटिकली सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, तो आपको रिविजन में हेल्प हो जाती है। जिन्होंने रिविजन नहीं किया, पहले रिविजन लेक्चर देखो, जो चीज़ें बहुत अच्छे से याद आ रही है गुड, जो चीज़ें याद नहीं आ रही मार्किंग करो, सो दैट उस पर आप पढ़ाई करोगे। ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनेंगे, अब परक्विजिट्स करेंगे। चलो, are we all good? Give me a thumbs up, give me a thumbs up, give me a thumbs up. Clap your hands and get charged. Clap your hands and get charged. Come on. We can do it, guys. Yes. अब परक्विजिट्स की बारी। अब परक्विजिट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? नाउ वी विल डिवाइड परक्विजिट्स में पहली कैटेगरी। अब परक्विजिट्स की कौन सी कैटेगरी करेंगे? पहली कैटेगरी। व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी इज परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज।
अननेसेसरली आप सैलरी का डर लेके बैठते हो। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो। हो सकता है घर पे मम्मी पापा से गुस्से में कभी बात नहीं करने का, प्यार से बात करने का, चिड़चिड़ नहीं करने का। डू यू अंडरस्टैंड दैट? लाइफ में खुश रहने का हमेशा, ठीक है। अब पहली बात है, परक्विज इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो पहली बात है, परक्विज इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। डोंट बी अ पार्ट ऑफ एनी टेलीग्राम ग्रुप्स, इट्स अ रिक्वेस्ट। कोई भी टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट मत बनो। डोंट बी अ पार्ट ऑफ एनी टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे ये एमसीक्यू आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया। कुछ मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपको करना है बस उतना ही करो, बराबर है। तभी तो मैंने नाम खुशी रख लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। परक्विज इज टैक्स। आज का लेक्चर बहुत प्रैक्टिस बैच चालू है, ये बैच चालू है, तो ऐसे लिख लिख के चलो। यस, नहीं करने का चिड़चिड़। क्यों करते हो चिड़चिड़? मत करो। गुस्सा नहीं करने का, शांत रहो, ठीक है। यस, लेट्स स्टार्ट। परक्विज इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉईज। बहुत जल्द फाइनल के क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ यार मैं, शोल्डर इज पेनिंग। ओके, आईसीआई ने भी एमसीक्यू बुकलेट प्रोवाइड किया है। नाउ आईसीआई के जो एमसीक्यू बुकलेट है आप मुझे दे दो, अगर कुछ दे सकते हो तो अच्छी बात है। चलो चलो, लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वी कैन डू इट, कम ऑन। चलो, परक्विज इज टैक्सेबल। हाँ, फाइनल में हम क्लासेस में स्टार्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर फाइनल। बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम फाइनल आप ले रहे हो क्या, ले रहे हो क्या। सो इट्स टाइम फॉर मी टू स्टार्ट विथ फाइनल। यस, मॉडल टेस्ट पेपर्स आईसीआई ने 8 रिलीज़ किए। 8 कहाँ किए मुझे बता दो। यस प्लीज़ टेलीग्राम पे सेंड करो। जीएसटी भी पढ़ाओ फाइनल में। ओल्ड स्टूडेंट को डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ प्लीज़ एमसीक्यू का बुकलेट शेयर करो। मुझे जीएसटी का स्टैट्यूटरी अपडेट आया है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, ज़रा स्टैट्यूटरी अपडेट मेरे साथ शेयर करो। मैं आईपीएल देखती हूँ। हाँ चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। परक्विज इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सही है क्या? अब देखो, चलो अब देखते हैं तुमने जो शेयर किया, देखा क्या? नहीं देखा, अभी देखती हूँ मैं, टाइम ही नहीं मिला आज मुझे। चलो, परक्विज इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। सबसे फेवरेट आईसीआई का फेवरेट एडजस्टमेंट ए कैटेगरी में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक ही बार बात करती हूँ। देखो, असेट्स की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? एम्प्लॉयर्स असेट। किसकी बात करेंगे? एम्प्लॉयर्स असेट्स। अब जो परक्विजिट्स होते हैं, ऑल एम्प्लॉयज, ऑल का मतलब क्या होता है? हम देखते ही नहीं, कोई भी एम्प्लॉय हो। फर्स्ट कैटेगरी मतलब सारे एम्प्लॉयज, कोई भी हो, स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड। मैम हमें कंफ्यूजन हो रहा है, स्पेसिफाइड कौन है, नॉन स्पेसिफाइड कौन है। वेट फॉर द सेकेंड कैटेगरी। व्हेन आई टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बराबर है ना। एम्प्लॉयर के असेट्स है। अब एम्प्लॉयर के जो असेट्स है इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे? 3। तो जो एम्प्लॉयर्स के असेट्स है इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे? 3। अब इसकी जो 3 कैटेगरीज है वो क्या है? एम्प्लॉयर्स के असेट आपको यूज करने के लिए दिए, ओके, यूज बाय एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ने यूज किया, आप क्या कर रहे हो? एम्प्लॉय के असेट्स को यूज कर रहे हो। आपको सिर्फ दिया एम्प्लॉयर्स असेट्स यूज्ड बाय एम्प्लॉय।
तो यूज्ड बाय एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट का फॉर्मूला कितना है? परक्विजिट इज इक्वल टू 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। सो परक्विजिट कितना है? 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, बराबर है ना। यहाँ इग्नोर WDV जानबूझ के दिया जाता है, एक आपको WDV इग्नोर करना है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट, दिस इज 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। यस, कार के लिए सिर्फ अलग होगा, टू व्हीलर भी इसी कैटेगरी के लिए आती है, ठीक है। सो यूज ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ, यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर इज एग्जम्प्ट परक्विजिट। सो यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर क्या है? यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट। तीसरा, ये एग्जम्प्ट परक्विजिट है। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या याद रखना है? कार, फॉर कार देर इज अ सेपरेट परक्विजिट, कार के लिए सेपरेट परक्विजिट है। मोटर व्हीकल, मोटर बाइक आया, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर के लिए 10% ही यूज़ करेंगे, 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट ही आपको लेना है, बराबर है क्या? बराबर है क्या? ओके है क्या? यस। सो ये हो गया, एम्प्लॉयर ने क्या किया, यू हैव यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर, आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो। सो पहला, एम्प्लॉयर के एसेट से यूज़ कर रहा है, एम्प्लॉय सिर्फ यूज़ कर रहा है 10% पर एनम। बहुत क्लियरली मैंने एक एक जो आपकी गलतियाँ हो सकती है वो बता रही हूँ, बराबर है। मैम पर्सनल यूज़ किया तब भी एग्जम्प्ट होगा, ऑब्वियसली ना, तभी तो बेनिफिट आ रहा है। ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ किया तो परक्विजिट ही नहीं है। अगर कंप्यूटर लैपटॉप है एम्प्लॉयर का, मैं यूज़ कर रही हूँ ऑफिस काम के लिए, तो काय का परक्विजिट हुआ? इसमें क्या परक्विजिट है? परक्विजिट माने कुछ तो बेनिफिट आना चाहिए ना, हाँ, तो एग्जाम बेनिफिट है। सम बेनिफिट्स आर टैक्सेबल, सम बेनिफिट्स आर नॉट टैक्सेबल, ऑब्वियसली ना। टू व्हीलर कार अलग कैटेगरी में जाएगा, फोर व्हीलर कार में जाएगा, टू व्हीलर इसी कैटेगरी में आता है। 10 मोटरसाइकिल 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है। आपको चेक करना है तो आप ये एक मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया, आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, आप मॉड्यूल ओपन करो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखो और वो सॉल्व करो। आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख के सॉल्व कर सकते हो। ऑफिस यूज है तो बेनिफिट ही नहीं है, एग्जैक्टली। परक्विजिट का क्या मतलब होता है? कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, बराबर है। हाँ, अब देखो, अब एम्प्लॉयर के एसेट आप यूज कर रहे हो। सेकंड, सेल ऑफ एम्प्लॉयर्स एसेट, सेल ऑफ एम्प्लॉयर्स एसेट। सेकंड क्या हो रहा है? आपको यूज करने के लिए नहीं दिया, सेल हो गया, एम्प्लॉय ने खरीद लिए, सेल ऑफ एम्प्लॉयर्स एसेट। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, जो परक्विजिट है, यहाँ का जो परक्विजिट है, यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे एक हिंट है, कंपेयर WDV एंड ओरिजिनल एंड सेल प्राइस एंड फाइंड बेनिफिट, खत्म। आपको ये क्या करना है? एंड फाइंड बेनिफिट। तो आपको करना है, कंपेयर करना है WDV एंड सेल प्राइस, और फिर आपको बेनिफिट निकालना है। सो यू हैव टू कंपेयर WDV, सेल प्राइस, एंड देन यू हैव टू फाइंड द बेनिफिट। नाउ एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर्स कार इज सोल्ड, एम्प्लॉयर्स कार, so employer's car sold to employee, employer's car sold to employee। एम्प्लॉयर की गाड़ी है, मैंने सेल कर दी, एम्प्लॉयर की गाड़ी मैंने क्या कर दी? सेल कर दी। एम्प्लॉयर्स कार सोल्ड टू एम्प्लॉय फॉर 1 लाख, WDV इज 1,50,000, सो 1.5 लाख की चीज़ मुझे 1 लाख में मिली। सो परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट। 1.5 लाख की चीज़ मुझे 1 लाख में मिली। कामिनी तू है क्या? कामिनी तू लेक्चर देख रही है क्या? डाउट नहीं आया तेरा बहुत टाइम से? तो यहाँ बेनिफिट क्या है? 50,000। अरे खुद फॉर्मूला आ गया ना, लॉजिक से जाओ। तो मैंने फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया। क्या डिराइव किया? कैसे है 1.5 लाख? सो परक्विजिट का फॉर्मूला है WDV माइनस सेल प्राइस, WDV माइनस सेल प्राइस। अरे एग्जाम में कंफ्यूज होता है मैम कि सेल प्राइस माइनस WDV है या WDV माइनस सेल प्राइस है। कंफ्यूज नहीं होने का, काय को कंफ्यूज होने का? क्यों कंफ्यूज होने का मुझे बताओ? बिल्कुल ज़रूरत नहीं कंफ्यूज होने की। तो आप देखो कि बेनिफिट है क्या, आप कंपेयर करो, कंपेयर WDV एंड सेल प्राइस एंड देखो बेनिफिट है कि नहीं। अब इसमें स्टार परफॉर्मर क्या है?
यहाँ का स्टार परफॉर्मर, देखो ये जैसे स्टार परफॉर्मर है, ये पूछा ही जाता है, ये परक्विजिट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको देंगे 2 3 4 5 स्टार मार्क। एम्प्लॉयर्स असेट की 3 पॉसिबिलिटी, आपको गिफ्ट कर देंगे, आपको यूज़ करने के लिए देंगे और आपको असेट बेच देंगे। तीनों आपके परक्विजिट में आते हैं, तीनों ICAI के फेवरेट परक्विजिट है। यस अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कार सोल्ड टू एम्प्लॉय फॉर 1 लाख। अब देखो SDV क्या है, SDV, हाँ अब यहाँ पे देखो अगर उल्टा हो गया, व्हेन SDV इज मोर, SDV कहाँ आ गया, स्टैम्प ड्यूटी कहाँ आ गया, सेल प्राइस की बात हो रही है निधि। हाँ अब WDV कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस WDV, इसका सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज परक्विजिट निकालो, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसमें स्टार परफॉर्मर है, दैट समटाइम्स वी हैव टू कैलकुलेट WDV, sometimes we have to calculate WDV। एंड दिस यू हैव टू लर्न एंड गो, आज बैठ के लर्न करो, मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ें लर्न करनी, फिर क्या डिफ़िकल्ट है, स्कूल में नहीं हम जैसे लर्न करते थे वैसे बैठ के लर्न करो। फाइनल वाले बच्चे ये लेक्चर देख सकते हैं, CSCMA वाले बच्चे, CSCMA वाले बच्चे ये लेक्चर देख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? Yes, now while calculating WDV, how to calculate WDV? Now next point is how to calculate WDV. How to calculate WDV? Here your assets are what? Computer. Computer पे rate है 50%. Computer. Then you have car. मोटर कार पे 20%. बाकी सब अदर्स में जाता है 10%. अब इसकी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, ये फिक्स्ड है, ये परक्विजिट के रूल्स है, हम नहीं कुछ डिसाइड कर सकते। यहाँ WDV मेथड, यहाँ आपको यूज़ करना है WDV मेथड, ये अदर्स में आपको यूज़ करना है SLM मेथड। तो आप ये वाला कैलकुलेशन करो सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बराबर है कि नहीं? यस, एंड फॉर ऑल वन थिंग इज कॉमन, that for all calculate depreciation for completed number of years। जिन्होंने मेरे साथ क्लास में किया है आप वो क्वेश्चंस देख लो, सॉल्व कर लो एक बार। Calculate depreciation for completed number of years। Calculate depreciation for what? Completed number of years। तो आपको depreciation किसके लिए calculate करना है? Completed number of years के लिए। Are you understanding this? So you have to calculate depreciation for completed number of years। So this is how you are going to do it। समझ में आ रहा है क्या? देखो तो कुछ ना कुछ गलती होती होने दो, 100 मार्क्स थोड़ी लेके आने हैं हमको, तो ये आपको रिवाइज करना है। अब इसका थर्ड कैटेगरी है, अब थर्ड कैटेगरी क्या है? अब इसका थर्ड कैटेगरी क्या है? असेट क्या किया आपने? गिफ्ट किया। तो अब एम्प्लॉयर ने असेट आपको यूज़ करने के लिए दिया, एक उसने आपको सेल किया और तीसरा आपको गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट, तो एक सेल हुआ, एक गिफ्ट मिला, सो गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। सो यहाँ ये क्या है? गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। हाउ टू कंसिडर कंप्लीटेड ईयर्स? कैलकुलेट द डेट ऑफ परचेज। एम्प्लॉयर ने कब खरीदा था गाड़ी और आपको कब बेचा? अगर एम्प्लॉयर ने कार खरीदा सपोज फ्रॉम परचेज डेट टू सेल डेट, दिस कम्स टू 3 years 9 months 20 days। तो आप क्या करोगे? ट्रीट इट एज 3 years। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3 years एंड कैलकुलेट द WDV। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब देखो गिफ्ट, अब किसकी बात हो रही है? गिफ्ट।
प्रैक्टिस बैच वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे? प्रैक्टिस बैच वाले बच्चे सब टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं क्या प्रैक्टिस बैच का? तो कल मैं शाम को ही सैलरी के जस्ट थोड़े पहले ये लेक्चर ले लूँगी। हाँ, अब देखो गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर में क्या बोला है? इज एग्जम्प्ट अप टू 5,000 पर एनम। But no exemption, however, no exemption for gift in cash. However, there is no exemption for gift in cash. तो गिफ्ट इन कैश के लिए कोई एग्जाम्पशन है क्या? नहीं है। गिफ्ट इन कैश के लिए कोई एग्जाम्पशन है क्या? नहीं है। गिफ्ट इन कैश के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है, बराबर है क्या? सो गिफ्ट इन कैश के लिए आपको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। So gift from employer is exempt up to 5,000 per annum. However, no exemption for gift in cash. And then third, यहाँ पे alternate view है जहाँ पे आप confuse हो सकते हो. Alternate view of ICAI. Now here what do they do? Suppose आपको wrist watch मिला है, wrist watch from employer. अब wrist watch from एम्प्लॉयर ऑफ ₹15,000। तो यहाँ पे दो व्यूज होते हैं। एक व्यू वन व्हाट इज टैक्सेबल? 15,000 minus 5,000, and what will be taxable? Taxable will be 10,000. And view 2, they say टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। एक बार 5,000 क्रॉस हो गया तो फुल्ली टैक्सेबल। तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट विल बी यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट विल बी 15,000 कि एक बार 5,000 क्रॉस कर रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल। यस, एम्प्लॉयर गिव इट इन ECS। कैश मतलब ECS भी आता है। कैश म्हणजे ECS सब कुछ। काइंड एक है, काइंड में आना। काइंड में मिला तो 5,000 एग्जाम्प्ट है। जैसे रिस्ट वॉच आपको 20,000 कैश दे दिया तो फुल्ली टैक्सेबल, फिर 5,000 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। 5,000 का एग्जाम्पशन पर एनम है। तो 3 परक्विजिट्स तो मैंने यहीं पे कवर कर लिए। ये सबसे कॉमनली पूछे जाते हैं। एम्प्लॉयर के असेट्स वो यूज़ करने के लिए दे रहा है, बेचने के लिए दे रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? करेक्ट। मुझे भी ऐड आ रहा है, तुमको नहीं आ रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स बोथ व्यूज आर करेक्ट। बोथ व्यूज गिवन करेक्ट। मैंने क्लास में आपको ये लिखवा के दिया है कि नहीं लिया है मुझे नहीं पता। बोथ व्यूज आर करेक्ट, आर करेक्ट, बराबर है। हाँ, एग्जाम में आई वुड सजेस्ट गो विथ व्यू 1। बराबर है, बराबर है। ओके, अब आगे जाएंगे। मैंने सैलरी के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं क्या आपको? हाँ, अब देखो ये हो गया क्या? अब देखो ये हो गया यूज़ बाय एम्प्लॉई वगैरह वगैरह वगैरह, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बात करती हूँ चौथा परक्विजिट। अब यहाँ क्या है मैं कॉमनली बताती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे आते क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर आते होटल अकोमोड, क्या बोलते हैं उसको? ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन। नो, ट्रैवलिंग टूर एंड अकोमोडेशन। अब यहाँ पे क्या है? क्रेडिट कार्ड। फिर क्या है? ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन। और भी एक है जिसके ये फॉर्मूलाज इज सेम, ट्रैवलिंग टूरिंग एंड अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टूरिंग एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, बराबर है। एंड क्लब फैसिलिटी, एंड क्लब फैसिलिटी। तो ये जो क्या होता है, ये 3 परक्विजिट। सो एक्चुअली इफ आई कवर दिस, ये है 4th वाला परक्विजिट क्रेडिट कार्ड, 5th इज ट्रैवलिंग टूरिंग, एंड ये 6th वाला है। So this is 4, 5 and 6 together. So what I am covering here together, 4, 5 and 6 number I am covering it together.
यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी आपके क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर रही है, आपके लिए खर्चा कर रही है क्रेडिट कार्ड का, वो बिल पे कर रही है। तो कंपनी आपके लिए क्या कर रही है, क्रेडिट कार्ड का खर्चा कर रही है, ट्रैवलिंग टूर अकोमोडेशन का खर्चा कर रही है, क्लब फैसिलिटी का खर्चा कर रही है। हाँ पीडीएफ देती हूँ बट कल दूंगी ना, लेट मी फिनिश इट एटलीस्ट ना, लेट मी एटलीस्ट फिनिश इट ना। अब यहाँ देखो, ट्रैवलिंग टूरिंग में एम्प्लॉयर ने आपके लिए क्रेडिट कार्ड का खर्चा किया। अब देखो कैसे होता है। नाउ एनी एग्जाम्पल लाइक एम्प्लॉयर ने क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस इन टोटल, आपके टोटल क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस 1 लाख के इनकर किए, बट फॉर ऑफिशियल पर्पज़, कुछ खर्चा आपका ऑफिशियल पर्पज़ है। देखो कंपनी अगर आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए एयर टिकट का खर्चा किया, होटल का खर्चा किया, क्लब फैसिलिटी का खर्चा किया, आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, सो बट फॉर ऑफिशियल पर्पज़ इज 30,000 is 30K and amount recovered is 15K। तो परक्विजिट क्या आता है, फिर परक्विजिट इज, आप खुद ही फॉर्मूला डिराइव करोगे। कंपनी ने मेरे बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड का खर्चा किया, कितना किया मैम, परक्विजिट कितना आएगा, मेरे लिए कितना खर्चा किया, 1 लाख का। फिर मैं बोलूँगी रुको 1 लाख कैसे, 1 लाख में से क्या किया, 1 लाख में से क्या किया, अरे 1 लाख में से तो 30,000 मेरे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, वो मेरा फ़ायदा कैसे हुआ, तो 70,000 मेरा फ़ायदा हुआ। बट इस 70 में से मुझसे रिकवर भी किया, उन्होंने मुझसे 15,000 रिकवर भी कर लिया। सो 1 लाख माइनस 30,000 माइनस 15,000, तो जो ऑफिशियल पर्पज़ है वो बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ मेरा बेनिफिट कितना हुआ, 55,000 इज़ द परक्विजिट। तो देयर इज़ अ फॉर्मूला कि एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड है माइनस ऑफिशियल पर्पस माइनस अमाउंट रिकवर्ड, तो ये सब आप जो लेस करते हो तो ये आपका परक्विजिट आता है। बराबर है क्या मैम? वो जो रिस्ट वॉच को गिफ्ट किया वो पीजीबीपी में अलाउ होगा क्या? एम्प्लॉयर, हाँ देखो जब हम सैलरी पढ़ते हैं हम एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं, जब हम पीजीबीपी पढ़ते हैं तब हम एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं। बराबर है कि नहीं? यस। तो इस तरीके से होता है कि परक्विजिट इज़ 1 लाख माइनस 30,000 माइनस 15। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी हम सैलरी पढ़ते हैं एम्प्लॉय को क्या मिला वो सैलरी में आता है, एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से हम पीजीबीपी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परक्विजिट का फॉर्मूला हो गया। अगर आपके सिर्फ यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि क्लब फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवलिंग टूरिंग, कोई भी ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन आपको ऑफिस पर्पज़ के लिए दिया तो वो परक्विजिट नहीं है। क्रेडिट कार्ड, क्लब फैसिलिटी आप ऑफिस पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो वो एक्सपेंस, वो क्या नहीं है, परक्विजिट नहीं है। तो वैसे ही कभी कभी क्लब मेंबरशिप एक और आपको एग्जाम्पल, तो ये एक एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2, इन्फोसिस पेड 10 lakhs to obtain क्लब मेंबरशिप। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 10 lakhs पे करने से किसको फ़ायदा मिला? चमेली जो एम्प्लॉय उसको नहीं, 10 लाख से इन्फोसिस ने मेंबरशिप खरीदी, देन इन्फोसिस गॉट कॉर्पोरेट मेंबरशिप, देन 10 lakhs इज नॉट अ परक्विजिट, क्योंकि इससे एम्प्लॉय का फ़ायदा नहीं हुआ। वो एम्प्लॉय आज है कल नहीं है तो भी मेंबरशिप तो इन्फोसिस का ही रहेगा। सो देन 10 lakhs इज नॉट अ परक्विजिट। ओके, सो वैसे ही अगर क्लब, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे ही अगर क्लब मेंबरशिप नहीं, क्लब फैसिलिटी में आपको हेल्थ फैसिलिटी
अयो, health facility is uniformly provided to all employees. To all employees at employer's premises. Then exam perquisite. बराबर। अब कुछ पर्क्विजिट मैं लिखूंगी नहीं, अब मैं आपको सिर्फ पढ़ के बताती हूँ। सो 4 5 6 हो गए, बराबर है। ये नॉट दैट इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये भी ओके ओके है। आपको मैकेनिकली नहीं लर्न करना है, लॉजिकली करो तो आपको आ जाएगा, लॉजिकली करोगे तो आपको आ जाएगा। बराबर है, बराबर है क्या? अरे हाँ ना। हाँ, कल मैं प्रैक्टिस बैच वालों का 4 to 5 सेशन ले सकती हूँ, 4 to 5 सेशन लूँगी, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर 7:30 to 9:30 अपन ये करेंगे। तो प्रैक्टिस बैच को मैं 1 ही घंटा लूँगी, हमारे iOS के जो प्रॉब्लम से ख़त्म करेंगे, कल सैलरी ख़त्म करेंगे तो हमारा सैलरी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। बराबर है क्या? बराबर है क्या? डन है क्या? डन है क्या? कल सुबह लेक्चर नहीं होगा, कल अभी बस अभी 9:30 तक ही लूँगी। अभी क्या 15-20 मिनट में हो जाएगा। अभी कुछ पर्क्विजिट्स वहाँ से पढ़ती हूँ तो फिर फास्टर भी होता है, ठीक है। ये सब लिखूँगी नहीं, कुछ कुछ पर्क्विजिट्स पढ़ेंगे भी। तो 4 to 5 प्रैक्टिस बैच करेंगे। तो आपको कैसे, मॉर्निंग कंटिन्यूसली आप पढ़ लो, 4 to 5 मैं स्टूडियो से ही लूँगी, 1 घंटे के लिए प्रेस्टीज नहीं आऊँगी। तो आप क्या कर लो, 4 to 5 में हम लोग iOS के 2 ही क्वेश्चंस बचे वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम ब्रेक ले लेंगे, फिर हम 7:30 to 9:30 जो है हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, अब सुनो, अब भूख तो लगेगी, लेक्चर का टाइमिंग यही रहने वाला है, खाना खा के आ जाओ आप जल्दी से। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब पर्क्विजिट्स में जो मैं पढ़ने वाली हूँ, 2-3 पर्क्विजिट्स पढ़ाऊँगी तो फिर कैसे हमारा काफ़ी सारा पार्ट। हाँ, अब देखो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट फ्री लोन, अब मैं कौन से कवर कर रही हूँ? फिर से पूछ रहे हो मॉर्निंग में नहीं होगा क्या? कितनी बार बताऊँ? कितनी बार बोल रही हूँ, फिर से बताओ मॉर्निंग में नहीं होगा क्या? तुम्हारा सेम टाइम है, तुम्हारा 7:30 है। क्या कर रहे हैं? ओके चलो अब सुनो। हाँ, 4 5 6, अब 7 में कौन सा करूँगी? ये लोन, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, और फिर मैं करूँगी लंच फैसिलिटी। चलो अब लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, कौन से अलाउंस बैक में मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे, रुको ज़रा, वो एंड में बताऊंगी, वो एंड में बताऊंगी, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, लोन तो 7 8 हो जाएंगे, 14 पर्क्विजिट की लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं सुपर एन्युएशन भी करती हूँ, जो मैं करवाने वाली हूँ अभी मैं लिख के लेती हूँ तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होता है। सुपर एन्युएशन फंड, एंड फिर ट्राई करते ईसॉप्स, कहाँ तक हम कर पाते हम लोग कोशिश करेंगे। सो लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, लंच, मुझे जिस सीक्वेंस में लेना है मुझे लेने दो, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये मुझे ध्यान में रहेगा क्या क्या हुआ। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर में बोलो क्या होता है, एम्प्लॉयर ने मुझे लोन दिया, एम्प्लॉयर ने मुझे लोन दिया। अब यू हैव टू कंपेयर, एम्प्लॉयर का लेंडिंग रेट देखो और एसबीआई का लेंडिंग रेट देखो। एसबीआई बैंक फिक्स्ड है, जी हाँ। एम्प्लॉयर ने मुझे 0 रेट पे लोन दिया, 0 रेट, कुछ भी चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, तो एम्प्लॉयर क्या रेट से दे रहा है? 0। लेकिन एसबीआई का लेंडिंग रेट कितना है?
आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा एसबीआई का लेंडिंग रेट मान के चलो 12% है, तो मेरा कितना फ़ायदा हुआ 12%। फ़ायदा कैसे हुआ मैम? अरे इंटरेस्ट सेव किया, तो जितना भी मैंने इंटरेस्ट सेव किया दैट इज़ माई परक्विजिट। सो लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर के लिए आपको याद रखना है, यू हैव टू कंपेयर व्हाट एसबीआई का लेंडिंग रेट आपको कंपेयर करना है विथ एम्प्लॉयर का लेंडिंग रेट। तो कंपेयर एसबीआई एंड एम्प्लॉयर का लेंडिंग रेट। मैम कभी कभी एम्प्लॉयर ने 0% पे नहीं दिया, वो 4% चार्ज कर रहा है। वो क्या चार्ज कर रहा है? नाउ लेट्स सी, यहाँ पे एग्जाम्पल 1, एसबीआई का लेंडिंग रेट 12% है, एम्प्लॉयर ने 0% दिया, तो आपका बेनिफिट कितना आएगा? तो आपने इंटरेस्ट 12% से जो लोन का अमाउंट है उतना इंटरेस्ट आपने सेव किया। अब एग्जाम्पल 2, आपका जो एसबीआई है वो 12% से दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपको 4% से दिया, तो यहाँ आपका कितना बेनिफिट? बेनिफिट का मतलब होता है परक्विजिट। आपका कितना बेनिफिट है? 12 माइनस 4। व्हाट इज 12 माइनस 4? 8%। एग्जाम्पल 3, अब एग्जाम्पल 3 क्या है? आपका एसबीआई लेंडिंग रेट 12 है, लेकिन एम्प्लॉयर 15% से दे रहा है। नो बेनिफिट नो परक्विजिट, आपका नुकसान हो रहा है। तो मैम यहाँ से हम लोन क्यों ले? मत लो ना, देन टू डोंट टेक द लोन फ्रॉम हियर। आपको बहुत अर्जेंसी थी, बैंक से आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपके पास कोलैटरल नहीं, इसीलिए यहाँ पे आपको याद रखना है, इस केस में आपको याद रखना है जो इंटरेस्ट है इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है? ऑन मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सो जो इंटरेस्ट है वो मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, ये आपको याद रखना है। आपको एसबीआई लेंडिंग रेट के साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन केस, यहाँ पे बोला गया है अगर आप ये लोन, इफ़ यू टेक द लोन, ओके, इफ़ यू टेक द लोन फॉर मेडिकल पर्पजेज, अगर लोन किसके लिए है? लोन फॉर मेडिकल पर्पज, फॉर मेडिकल पर्पज, loan is for medical purpose, then exempt perquisite। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर लोन इज विद इन 20,000 पर एनम, exempt perquisite। लोन कितना है? 20,000। यू हैव टू कंपेयर ओनली विद एसबीआई लेंडिंग रेट, येस, एंड नॉट विद एनीथिंग एल्स, येस। 1 मिनट है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? लोन फॉर मेडिकल पर्पजेज इज ये exempt perquisite है। अगर आपका लोन इज अप टू 20,000, टोटल इज 20,000, देन exempt perquisite। तो आपको भले वो इंटरेस्ट फ्री दे दे, ये क्या हो जाएगा? exempt perquisite। तो आपको हमेशा एसबीआई लेंडिंग रेट ही कंपेयर करना है। ये भी एसबीआई लेंडिंग रेट कब लेना है? एज ऑन 1 अप्रैल 24। आपको एसबीआई लेंडिंग रेट 1 अप्रैल 24 को ही लेना है। आपको एसबीआई लेंडिंग रेट एज ऑन 1 अप्रैल 24 ही लेना है। बराबर है क्या? बराबर है क्या? यस। तो ये क्या हो गया? लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ये क्या हो गया? लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। सही है क्या? मैम वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी योर चाइल्ड। हाँ, मेरा बेटा आया था, तो वो बाहर गया था, आज उसके बोर्ड्स ख़त्म हो गए, तो वो फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था, तो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू जस्ट हैव अ वर्ड विथ हिम। ठीक है, अभी लंच फैसिलिटी कराती हूँ, फिर स्टॉप कराती हूँ। ठीक है, ख़त्म कर दो। हाँ कराती हूँ, ख़त्म कर दो पूरा। लंच फैसिलिटी अभी कराती हूँ। अब लंच फैसिलिटी क्या है? लंच फैसिलिटी और अलाउंस में फ़र्क समझो। लंच फैसिलिटी ये एक परक्विजिट है। अब परक्विजिट का क्या मतलब है? आपको कैंटीन में खाना मिल रहा है कम प्राइस पे,
हाँ, ऑफिस का कैंटीन है, 20 रुपए में लंच मिल रहा है, एम्प्लॉयर बचे हुए पैसे दे रहा है, ये परक्विजिट है। बट अगर मैं लंच अलाउंस बोलूंगी, उसके आगे अलाउंस शब्द आ गया, तो ये अलाउंस है और अलाउंस के हिसाब से ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्स अच्छे गए, रिजल्ट आने तक सबके एग्जाम्स अच्छे जाते हैं। यस, सो लंच फैसिलिटी एक परक्विजिट है। तो लंच फैसिलिटी इज एग्जम्प्ट अप टू 50 रुपीज पर मील। इट इज एग्जम्प्ट अप टू 50 रुपीज पर मील। इसका जो परक्विजिट है या माइनस फुल्ली अलाउंस जो अमाउंट रिकवर्ड, सो यहाँ का जो परक्विजिट है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द मील माइनस 50 रुपीज पर मील, माइनस 50 पर मील, अरे हाँ ना, माइनस अमाउंट रिकवर्ड। बराबर है, माइनस अमाउंट रिकवर्ड, करेक्ट, करेक्ट है। ओनली टी, कॉफ़ी, ब्रेवरेजेस, स्नैक्स ये एग्जम्प्ट होते हैं। ब्रेवरेजेस एंड ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये उसका फॉर्मूला, ये तीसरा पॉइंट, टी, कॉफ़ी, ब्रेवरेजेस आर एग्जम्प्ट, एग्जाम परक्विजिट है। ये क्या है? एग्जाम परक्विजिट है, करेक्ट है, ये एग्जाम परक्विजिट है। और इफ लंच allowance is there, it is fully taxable because it's an allowance. It is fully taxable because it is fully taxable because it is an allowance. Of course, non-alcoholic beverages. Thank you for specifying. लंच फैसिलिटी, इट इज़ एग्जम्प्ट अप टू 50 रुपीज़ पर मील। कॉस्ट माइनस परक्विजिट का फॉर्मूला देख लो, ये क्या है? कॉस्ट माइनस 50 रुपीज़ पर मील माइनस अमाउंट रिकवर्ड। टी, कॉफ़ी, स्नैक्स के परक्विजिट्स होंगे उसको एग्जम्प्ट करेंगे, उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। मैम, लोन टेकन फॉर मेडिकल पर्पज़ अंडर सैलरी कैन बी ऑल्सो टेक एटीडी। एटीडी कैसे लेंगे? एटीडी काय को लेंगे? हाँ, तुमने अगर सीनियर सिटीजन के लिए लिया, उसके मेडिकल खर्चे का है, हाँ तो ले सकते हैं वैसा, अगर मेडिकल खर्चा हुआ है तो। हाँ, 50 की एग्जम्पशन परक्विजिट में, दिस एग्जम्पशन दिस इज एप्लीकेबल फॉर परक्विजिट, परक्विजिट का फॉर्मूला है। बट इफ लंच अलाउंस इज देयर, इट इज फुल्ली टैक्सेबल बिकॉज इट इज एन अलाउंस। हो गया। इसमें अगर लंच परक्विजिट, लंच फैसिलिटी मतलब लंच का परक्विजिट इज गिवन इन रिमोट एरिया, देन इट इज एग्जम्प्ट। और कहीं माइनिंग में तो वो एग्जम्प्ट है। बस ध्यान में आ गया क्या? ध्यान में आ गया क्या? अरे बोलो ना। तो स्टॉप करूँ क्या? क्या सुपर एन्यूएशन ख़त्म कर दूँ? सुपर एन्यूएशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला परक्विजिट आता है, यस ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला परक्विजिट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क वाला है। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर स्टार मार्क वाला है, करके जाओ ना, इसी में तो आने वाला है। बराबर है। अरे जिसको बस है लेक्चर यूट्यूब पे ना, नहीं पूरा नहीं कराऊंगी। पूरा नहीं कराऊंगी। आई एम ऑल्सो, आई कांट गो टिल दैट मच। नहीं, सुपर एन्यूएशन फंड नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एम्प्लॉय सुपर एन्यूएशन फंड, मेरे फंड में पैसे आ रहे, तो यहाँ पे परक्विजिट है, उस फंड के पैसे मैं लेके जाऊंगी। सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री माइनस 1,50,000 पर एनम। तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो क्या होने वाला है? ये परक्विजिट है। तो परक्विजिट इज इक्वल टू एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री माइनस 1,50,000। ये फिक्स्ड है क्या? हाँ, ये फिक्स्ड है।
ये एग्जम्पशन है, इतना एग्जम्पशन मिलेगा। सुपर एन्युएशन फंड, रिटायरमेंट के बाद इस फंड में जो भी पैसे आप लेके जाओगे, एम्प्लॉयर हर साल थोड़े थोड़े पैसे उस फंड में डाल रहा है, वो फंड के पैसे आप लेके जाओगे, आपका बेनिफिट है, आपका परक्विजिट है। कितना एग्जम्प्ट है? 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। कितना एग्जम्प्ट है? 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। हाँ, लंच फैसिलिटी बैक में मिलेगा कि नहीं? अरे कुछ कुछ नहीं मिलेगा, जब बैक में आएगा तब बता दूंगी। बराबर है क्या? बराबर है क्या? अब देखो, अब देखो, ये हो गया। अब आखिरी वाला ईसॉप्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईसॉप्स इंपॉर्टेंट है, ईसॉप इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ईसॉप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको शेयर्स मिले कम प्राइस में, लास्ट वाला ईसॉप करके स्टॉप करेंगे। 10 नंबर अच्छा है तो 4 ही बचेंगे फिर इस कैटेगरी के, और फिर सेकंड कैटेगरी आएगा, है ना? तो फिर ज़्यादा नहीं बचेगा। काफ़ी सारे परक्विजिट्स हमने कर लिए, 4 परक्विजिट्स बचेंगे, सेकंड कैटेगरी आएगा, फिर हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स करेंगे। तो एटलीस्ट क्या होगा, कल हमारे ख़त्म होने के चांसेस है, ख़त्म होने के चांसेस है, ठीक है? आखिरी के 10 मिनट, ओके, 5 मिनट ईसॉप्स। अब ईसॉप्स में क्या है? ईसॉप्स क्या है? आपको कम प्राइस में शेयर्स मिल रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉयर गिव्स शेयर्स, 1000 शेयर्स। कितने शेयर्स दे रहा है? 1000 शेयर्स एट ₹200 पर शेयर, एंड FMV ऑफ शेयर्स इज 500। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कंपनी आपको 1000 शेयर्स दे रही है, बोल रही है 200 रुपये में खरीद लो। मार्केट से खरीदने जाओगे तो 500 पर शेयर है। हाँ, FMV 500 की चीज़ आपको 200 से मिल रही है। किसकी वजह से? एम्प्लॉय की वजह से, बिल्कुल। तो यहाँ आपका फ़ायदा हुआ, बिल्कुल हुआ। कॉमन सेंस यूज़ करो। 500 रुपये का FMV माइनस 200, आपका फ़ायदा कितना हुआ? 300 पर शेयर। ओहो ओहो ओहो, ऐसे आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 1000 शेयर्स। ओहो ओहो ओहो, तो ये कितना आ रहा है? 3 लैक्स। ये परक्विजिट हो गया आपका। बट मैम कभी कभी ये जो शेयर्स है, ये जो FMV है, कौन से दिन की लेते हैं? नाउ शेयर्स आपको ऑफर किए जाते हैं, आप डिसाइड करते हो लेना कि नहीं, फिर अलॉट किए जाते हैं, अलग अलग डेट्स होती है यहाँ पे। सो यहाँ पे यू हैव टू कंसिडर FMV as on the date of exercising the option. As on the date of exercising the option. So you have to consider the FMV as on the date of exercising the option. तो आपको कौन से दिन की FMV लेनी है? FMV as on the date of exercising the option. So is that clear to everybody? As on the date of exercising the option. Is that clear to everybody? So it is the FMV as on the date of exercising the option. तो perquisite का फॉर्मूला आता है FMV as on, कॉमन सेंस से सॉल्व करो, एज ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग। देखो आपको 500 के शेयर्स 200 में मिल रहे हैं एम्प्लॉयर की वजह से। कुछ भी बेनिफिट एम्प्लॉयर की वजह से आता है वो सैलरी में आता है। इफ लोन इज टेकिंग फॉर पेइंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, नो, वो ATD में नहीं आता है। लोन कांट बी टेकन फॉर पेइंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। लोन इज टेकन फॉर मेडिकल पर्पजेज, नॉट फॉर प्रीमियम पेमेंट, नो। FMV as on date of exercising the option minus cost to the employee. मेरे साथ रोज लाइव करोगे, ख़त्म हो रहा है, मैं टाइम पास नहीं करा रही हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से करा रही हूँ। हम लोग टाइम पास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे परक्विजिट्स ख़त्म हो गए ना। अच्छे से आराम करो, सो जाओ और पढ़ाई करो, जो भी आपका शेड्यूल है फॉलो करो, टाइम टेबल बनाओ। आई विल स्टॉप द क्लास, आई विल स्टॉप द क्लास। चलो आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बोलो, अभी 20 ही बच्चे गायब हो गए। चल जाता है, चल जाता है, इतने भी नहीं है। यस
Thank you so much dear students. It was fantastic. You are all fantastic today. कल मिलेंगे सफलता सीरीज के तीसरे लेक्चर के लिए. सफलता सीरीज के लेक्चर रहेंगे चालू. कुछ लेक्चर्स के यहाँ मैं तो लेने वाली हूँ रिकॉर्डेड, जैसे पीजीबीपी मैंने ऑलरेडी एसपीसी चैनल पे लाइव ले लिया. प्रैक्टिस सीरीज़ जो मेरी थी वो पीजीबीपी के लिए थी, वही लेक्चर्स हम यहाँ पे डालेंगे. तो क्या हो जाएगा फिर. हाँ, स्टार्टअप वाला कॉन्सेप्ट कल बता दो, मैं कवर अप कर दूंगी. ठीक है, मैं ऐड का कुछ नहीं करूँगी. इतने कुछ ऐड का इशू नहीं है, मेरे को भी ऐड आ रहे हैं, मैं भी स्किप कर रही हूँ, इतना कोई बड़ी बात नहीं है. यस, आज के सेशन में मज़ा आ गया. लेक्चर को लाइक करेंगे, लेक्चर को करेंगे शेयर आपके दोस्तों के साथ. दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉर स्टूडेंट्स कॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू क्रैक द May 25 एग्जाम्स. थैंक यू सो मच. मैम मेरा नाम बोल दो विनय. ठीक है विनय, कैसा है तू, तेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है. ऑफकोर्स आएगा बेटा. मैम एक सेशन ले लीजिए, ले ही रही हूँ ना. लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीवन. निधि, ओ माय गॉड. RDRS मेरा नाम ले लो. क्या नाम है? RDRS नाम है. मैम मेरा नाम भी ले लो, गुरसेवक सिंह. टेंशन हो रहा है, टेंशन मत ले. बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून टुमारो. बाय बाय. चलो, so should I stop the class? I'll stop the streaming. Tata, see you. हाँ, प्रैक्टिस बैच वाले बच्चे हम कितने बजे मिलने वाले? 4 बजे. 4 बजे. आइदर 3:45 को भी मिल सकते हैं, बिकॉज 5 आई हैव सम वर्क. मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग नहीं कहा ईशा. ओह सो सॉरी बेटा, मेरा ध्यान नहीं हुआ रहेगा. सॉरी बेटा, कल आना, गुड मॉर्निंग पक्का बोलूँगी. ठीक है, सैलरी आई थिंक कल के इसमें हो जाएगा. ठीक है, आपकी परमिशन है. शुड आई स्टॉप? ऋतिक रोशन है. RDRS, क्या भारी ऋतिक रोशन है रे तू. यस, कल अगर 4 के बदले मैं 3:45 को भी स्टार्ट कर सकती हूँ, एट 5 आई हैव सम वर्क. सो आई वांट टू फिनिश दैट वर्क एंड देन आई विल मीट यू टुमारो एट 7:30 फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. थैंक यू. बाय बाय. कल कंटिन्यू करेंगे सफलता सीरीज. प्रैक्टिस बैच कब तक अपलोड हो जाएगा ऐप पर? आज हो जाना चाहिए. यस, चलो बाय बाय.